आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैंने कई बार हिटलर पे पूरी पोथी बनाई हुई है और आज हम फिर से, बहुत लोग बोलते थे सर सिद्धांत सर हम आपको मिस करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन या हर रोज एक ऐसा लेक्चर लेके आऊं जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे और आपको एक एक टॉपिक के बारे में सब क्लियर हो जाए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप मुझे बताओ कि अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए। लंबा लेक्चर होगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिटलर की, और हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 का एक एक पहलू मैं आपको समझा दूंगा। हिटलर का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा दूंगा। ये आखिरी तक देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सोचेंगे ये सच में ऐसा था। मैंने जितना हिटलर को पढ़ा, मुझे लगता है हिटलर को आना ही था। हिटलर डेस्टिन्ड टू अराइव, उसकी किस्मत में ही लिखा था। किस्मत का भयानक धनी, 40 से ज्यादा बार उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, हर वक्त बच गया वो। हिटलर की पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों और देखेंगे क्या है। और देखिए, टी शर्ट का गिव अवे होने वाला है। 3 मिलियन करो फटाफट, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, हमने सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है, 10,000 MCQ का। सारे के सारे एग्जाम क्लियर होंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज बताई है, ठीक है ना। उस कोर्स को जरूर अवेल करें। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। और इतनी मेहनत लग रही है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत आभारी रहेंगे हम आपके, ताकि इस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहे। और क्राइम अफेयर्स की भी उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहां से शुरू करें हिटलर की कहानी, कहां से आप जानना चाहेंगे? देखिए, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट 1 देखते हैं। हिटलर एक ऐसा आदमी था, ऐसा आदमी मतलब अगर नॉर्मली ऐसा आदमी हो तो समाज उसको, उसका बहिष्कार कर देता है। हिटलर को बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। और एक चीज याद रखिए, इंसान कैसा होगा उसका बचपन डिसाइड करता है। हिटलर के जो पिताजी थे इसको बेल्टों से मारा करते थे, बहुत मारते थे हिटलर। हिटलर ने कभी शराब नहीं पी। हिटलर वॉज टीटोटलर। एक बार उसने स्कूल टाइम में शराब पी थी, बहुत बवाल काट दिया, तो उसके बाद उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन इनके पिताजी इनको इतना मारते थे, इतना मारते थे। बट जो मम्मी थी, मम्मी का नाम, उसने अपनी माता का नाम लिया हिटलर। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिटलर की शुरुआत हुई 1889, ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ, लेकिन अपने आप को जर्मन मांगता था। भले ही ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ। और जैसा कि हमने बताया कि पिताजी से बिल्कुल भी हिटलर की बनती नहीं थी, बट मां इनको बहुत प्यार करती थी। हिटलर जो है, हिटलर को बहुत सारी गलतफहमियां थी। हिटलर की सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो क्यों आगे बढ़ा? उसका कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस नहीं, उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। वो छोटी सी छोटी चीज को, अगर मतलब वो अपनी ही दुनिया में रहता था। फैंटेसी वर्ल्ड जो नहीं होता है, हमेशा इमेजिन करता रहता था, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हिसाब किताब। हिटलर एक बहुत ही साधारण आर्टिस्ट था। उसकी आर्ट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने आप को वो दुनिया का सबसे शानदार आर्टिस्ट समझता था, सबसे शानदार आर्टिस्ट। उसको लगता था कि उससे बढ़िया आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। एक नॉर्मल स्टूडेंट था। हिटलर ने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ फ्रेंडशिप। वो कभी किसी से दोस्ती कर ही नहीं सकता था। एक ही उसका दोस्त रहा, एल्बर्ट स्पीयर, जो आखिरी तक रहा। बाद में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए, उसको सजा भी हुई। बाकी उसका कोई भी दोस्त बन ही नहीं सकता था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, हिटलर वहां पे आ जाते हैं। पाइप ड्रीम कि मैं दुनिया का सबसे शानदार आर्टिस्ट बनूंगा। अगर वो आर्टिस्ट बन जाता, यार ऑस्ट्रिया वालों, क्यों तुमने हिटलर को नौकरी नहीं दी? क्यों तुमने उसको एज अ स्टूडेंट नहीं लिया? फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने गया, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, वियना यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि खाली वो क्या है, वही एक हट बना देता था, नदी पीछे बना देता था और सूरज निकलता हुआ दिखा देता था, जो हम सब ने की ही हुई है वो पेंटिंग, बहुत ही नॉर्मल सी पेंटिंग। तो वहां पे बोलते थे कि तुम लोगों को तो बना नहीं पा रहे हो भाई, अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट कहते हो, तुमको हम नहीं लेंगे, निकल जाओ। हिटलर वॉज टोटली शैटर्ड। जब हिटलर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब उसको उस यूनिवर्सिटी में जाने नहीं दिया। उसको एक आर्टिस्ट बनने का शौक था, बट वो उसका शौक कभी पूरा ही नहीं हो पाया। बड़ी दिक्कत हुई, एकदम कहते हैं ना डिप्रेशन में चला गया। अगले 5 साल हिटलर के इतने गंदे बीते, आप ये समझिए हिटलर भिखारी बन गया। हिटलर सड़कों पे रहा, कुछ खाने को नहीं था उसके पास। हैंड टू माउथ, नियरली हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। कभी कुछ मिल जाता, कोई पर्पस नहीं, नो पर्पस, बस इधर उधर भटकता रहता। कभी अपने से बड़बड़ाता, कभी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हो जाता कि काश मुझे यहां पे एडमिशन मिल जाता तो कितनी मजा आ जाती गुरु, लेकिन एडमिशन तो मिला नहीं। एडमिशन तो मिला नहीं।
हिटलर में एक नफरत थी, शुरुआत से ये नफरत जो है वो जन्म ले रही थी, और ये रेशियल नफरत थी। ये बहुत डेंजरस था। हिटलर के जो आगे आने वाले साल हैं जो हम बात करेंगे, आप उसमें हिटलर को एक शैतानी चेहरा देखेंगे, एक राक्षसी चेहरा, और वो सबसे बड़ी बात खून पे था, ब्लड। इतना ज्यादा रेशियल हेट्रेड उसने अपने मतलब डेवलप कर ली थी कि क्या ही बताएं। और ये शुरुआत से ही होने लगा था। ऐसी भी कहानी प्रचलित है कि हिटलर एक यहूदी लड़की से बहुत प्यार करता था और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो हिटलर फिर यहूदियों के लिए एक बहुत नफरत पैदा होगी। बट दोस्तों, इसमें बहुत सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेड अकाउंट नहीं है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये यहूदियों से नफरत करता था, बहुत ज्यादा नफरत करता था। समझ रहे हो? ये भले ही ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, लेकिन अपने आप को जर्मन मानता था, ठीक है ना। इसको लगता था कि जर्मन है। और उस समय देखिए, जर्मनी जो था 1871, बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट कर दिया। समझ रहे हो? प्रूसिया भयानक वॉर लड़ा, फ्रांस को हराया, सबको हराया, जर्मनी यूनाइट। और जर्मनी में बहुत शानदार, मतलब समझिए कि जर्मनी क्यों इतना वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में अकेले पूरी दुनिया से बढ़ गया, क्योंकि उसके पास जबरदस्त ताकत थी इंटेलेक्चुअल्स की। शानदार यूनिवर्सिटी जर्मनी की थी। और हिटलर को इसलिए प्राउड था कि जो जर्मन रेस है ना, वो सुप्रीम है। जर्मनी से आगे कोई नहीं जा सकता, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ जर्मनी का हूं। और अंत तक उसने अपनी, हालांकि उसके रिलेशनशिप रहे, उसकी नीस के साथ रिलेशनशिप रहे यार। इतना ज्यादा सोचिए, इतना टॉक्सिक आदमी था हिटलर कि उसने नीस ने अपने आप को गोली मार ली थी। कहते हैं हिटलर ने मार दिया था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था। उनकी भतीजी जो कि काफी यंगर थी, 20 साल छोटी थी उससे। यह हिसाब किताब। हिटलर कहता था मेरा तो एक ही प्रेम है, देश प्रेम। मैं अपने देश से प्यार करता हूं। यह अल्ट्रा नेशनलिज्म हिटलर के अंदर आ गया था। आप समझ रहे हो? तो वो अब देखिए, यहूदी जो क्या है, यहूदी उस समय पूरे बैंक्स को कंट्रोल करते थे, ज्यूज। हिटलर को हमेशा यह लगता था कि दुनिया की सारी बड़ी प्रॉब्लम्स ये यहूदियों की वजह से है। रेशियल हेट्रेड जो है हिटलर की, बहुत शुरुआत से ही जो है, मैंने एक्चुअली अपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने 4-5 किताबें पढ़ी तो उसके नोट्स लिखे मैंने कि मैं पॉइंट्स ना भूलूं, ठीक है ना। तो हिटलर जो है वो, अब देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे नोट्स मेरी। तो हिटलर जो है ना, वो सब रेशियल हेट, भयानक। अब देखिए क्या होता है कि हिटलर का कोई पर्पस नहीं था। बहुत मुश्किल, क्या आप सोच सकते हैं? देखिए, हम 1 महीने परेशान होते हैं, हिटलर के पास सालों साल तक काम नहीं था, खाना नहीं था, बहुत मुश्किल थी हिटलर के लिए। लेकिन फिर उसको एक पर्पस मिलता है। उसको पर्पस मिलता है जर्मनी। चाहे जो भी हो जाए, हम जर्मनी जाएंगे, हम जर्मनी में रहेंगे। तो हिटलर क्या करता है, वो जर्मनी आ जाता है, ऑस्ट्रिया को छोड़ के वो यहां पे जर्मनी आता है। और उसके बाद एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो रहने लगता है। हिटलर एक डे ड्रीमर था। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सोचते रहते हैं, करेंगे कुछ नहीं, सोचते रहेंगे। शायद उसने, अब यही है ना किस्मत का खेल, इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिटलर जो था, उसने इतनी शिद्दत से सोचा सारी चीजें, इतना फैंटेसाइज किया कि अल्टीमेटली वो उसके साथ हो गई। हिटलर ने जो जो चीज सोची थी, क्या विश्वास करेंगे, वो उसके साथ हुई। उसने जो जो ड्रीम किया था, वो उसके साथ हुआ। ये हिसाब किताब है। और शुरुआत में वो सोचते ही रहता था कि मैं दुनिया का बादशाह बनूंगा, जर्मनी थर्ड राइक बनाऊंगा मैं 1000 सालों तक, हर जगह हिटलर ही हिटलर, हाइल हिटलर, ऐसा कुछ, ठीक है। शेयर करें यार इसको। 1913 में हमें देखते हैं कि हिटलर ने बोला कि भैया यहां वियना में तो हमारा कुछ हो नहीं रहा, चलो जर्मनी चल लेते हैं। तो हिटलर जो है वो म्यूनिच आ गया, ठीक है ना। और यहां पे म्यूनिच, अच्छा इसकी भी कहानी है, वो मिलिट्री सर्विस उस समय कंपलसरी होती थी। बताइए, हिटलर अपने आप को सुप्रीम कमांडर उसने घोषित कर दिया था, मिलिट्री सर्विस से उसने पीछा छोड़ा कि भाई मैं मिलिट्री सर्विस नहीं करूंगा। वो मिलिट्री सर्विस को एस्केप करने के लिए जर्मन आया। अब इसी दौरान पूरा यूरोप जो है ना, वो टूटने के कगार पर था। पूरे यूरोप में हालत खराब थी। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग, ये जितने भी बड़े बड़े एम्पायर थे ना, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। और ये जितने भी देश थे यूरोप के, उन्होंने ना सीक्रेट ट्रीटी साइन कर रखी थी। ट्रीटी के अंदर ट्रीटी कि अगर तुम पे हमला हुआ तो हम बचाने आएंगे, हम पे हमला हुआ तो वो बचाने आएगा। यही प्रील्यूड बना वर्ल्ड वॉर 1 का। पूरा यूरोप जो है वो फ्रेजाइल था। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, आर्क ड्यूक है ना, फर्डिनेंड की जो भैया अपकमिंग प्रिंस थे, है ना, जो राजा होने वाले थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी आप बहुत देखिए, यहां पे मेरा जो पूरा फोकस है वर्ल्ड वॉर 1 पे, मैंने कम से कम 10 लेक्चर लिए। आप देखिएगा, मैं आपको बस इसका ब्रीफ दूंगा क्योंकि मेरा पूरा फोकस हिटलर पे है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं अपने में ही बहुत बड़े टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है कि भैया इनकी हत्या कर दी जाती है, राजा की, होने वाले राजा की, ठीक है। अब जब राजा की हत्या कर दी जाती है तो ये टर्निंग पॉइंट होता है। इतने बड़े राजा की कैसे हत्या कर दी गई,
हैब्सबर्ग के हेयर की, भैया उत्तराखंड अधिकारी की कैसे हत्या कर दी गई, बोस्नियन है ना, बोस्निया में ये सब कुछ, दिमाग खराब हो गया। अब क्या हुआ कि यहां पे बोस्निया था, बोस्निया से ट्रीटी साइन की सर्बिया, सर्बिया ने रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन सबने ट्रीटी साइन की थी कि सर्बिया पे हमला हुआ तो रशिया आ जाएगा, रशिया ने हमला हुआ तो ब्रिटेन आ जाएगा, ब्रिटेन पे हमला हुआ तो फ्रांस आ जाएगा। इन सबने ट्रीटी साइन की और ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई, सारे देश जो है वो वॉर में कूद गए। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से ट्रीटी, तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वॉर में थे, और ऑटोमन, तो वर्ल्ड वॉर 1 होता। हिटलर क्या कर रहा था, हिटलर को अब पता चला, जर्मनी जब आया हिटलर ने यह सीना चौड़ा किया, ठीक है, कर वाह, हिटलर को अपना पर्पस मिल गया। इनलिस्टमेंट शुरू होता है कि आ जाओ, कौन आर्मी में आना चाहता है, कौन देश के लिए लड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी स्पीचें, राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद कि हम हरा देंगे सेकेंड राइख, ऐसा साम्राज्य जो 100 साल से ऊपर तक चलेगा, ऐसी की तैसी कर देंगे। हिटलर को तब पर्पस मिला कि अब फाइनली मुझे जर्मनी को उठाना है, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। हिटलर महाशय जो है उन्होंने वॉलंटियर किया बवेरियन आर्मी में। बवेरिया बहुत ही खूबसूरत है, बवेरिया हिल्स पे ही भैया हिटलर का जो घर था, ठीक है ना, वहां पे हिटलर, बहुत खूबसूरत घर। हिटलर वैसे फंडामेंटली लेजी पर्सन था, ये बहुत लोगों को सुन के बड़ी खुशी हुई थी, वो बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी आदमी था हिटलर, ठीक है। एनीवे, तो हम ये देखते हैं कि बवेरियन आर्मी ने वो गया, ठीक है। अब हिटलर को पर्पस मिला, हिटलर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो पिछले 5-6 साल से चल रही थी वो एकाएक खत्म हो गई। हिटलर ने बोला कि बस मुझे अब काम करना और मुझे जर्मनी को उठाना है। 4 साल तक हिटलर ने लड़ाई की, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि जर्मनी हार गया। 10 नवंबर 1918 थ्रोन एब्डिकेट, काइजर विलियम बाय बाय टाटा, 92 साल के काइजर विलियम को, क्योंकि जर्मनी बुरी तरीके से हारा 1918 में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई। हिटलर ये बात पचा ही नहीं पाया। हिटलर उस समय, हिटलर को गोलियां लगी थी, तो हिटलर उस समय हॉस्पिटल में था, हिटलर को यह बात बताई गई, सबको बताई गई वहां पे, तो हिटलर पागल हो गया कि हो ही नहीं सकता, जर्मन्स कैसे हार सकते हैं, इट इज नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट, हाउ कुड दैट कि जर्मन्स हार गए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जब साइन हुई तो हिटलर एक अंदर ना, एक सेल के अंदर उसके एकदम कैसे गया, ये है इतना बुरा, जर्मनी को खत्म, 13% टेरिटरी जर्मनी की छीन ली, तुम अपनी आर्मी नहीं रख सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते, समझ लीजिए कि जर्मनी बर्बाद। वॉर रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने, जो भी वॉर में खर्चा वो जर्मनी को देने। जर्मनी बोला हम कहां से थे, जर्मनी की कोयले की खदानें छीन ली गई, जर्मनी को नंगा करके नचाया गया। आप ये मान के चलिए, नंगा करके जर्मनी से बोला मुजरा करो जाओ। और ये सब कौन देख रहे थे, ये जो नुमाइश है ये सारे यूरोप के देश देख रहे थे, फ्रांस, फ्रांस, ब्रिटिश, अमेरिका, सब कोई देख रहा था और सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, ठीक है। काइजर विलियम को बड़ी बेइज्जत करके बुलाया, कोलोन में ट्रीटी कर, निकल भाग, खेल खत्म। जर्मन के लोग ऐसे कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम क्या करें। हिटलर भी ऐसे, लेकिन हिटलर ने बोला कि बेटा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों जब ये सब हुआ तो दिमाग तो बहुत ज्यादा खराब हुआ। हिटलर ने बोला, पूरे जर्मनी ने कि हम रिजेक्ट नहीं करते, हम रिजेक्ट करते ट्रीटी ऑफ वर्सेल। दुनिया ने बोला अबे तुम कौन होते रिजेक्ट करने वाले, तुम होते कौन हो, तुम्हारे हिसाब से हम नहीं चल रहे, हमारे हिसाब से तुम चलोगे, हम तुमको आग्रह नहीं कर रहे, तुमको बता रहे हैं कि तुमको मानना पड़ेगा, ये तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। तो जर्मनी ने मारा, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, पूरा सूटकेस में नोट भर के लेके जाते थे कि भैया 1 कप चाय दोगे, क्योंकि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स जर्मनी की। 1924 तक, अगले 1919 से लेकर 1924 तक ये 5 साल जर्मनी के बर्बाद। वाइमर रिपब्लिक बनता है, ठीक है ना, वाइमर रिपब्लिक, जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक, सब बर्बाद, खत्म, खेल खत्म, क्या कर सकते हैं। और हिटलर का दिमाग खराब। अब हिटलर, यहां से जो नफरत शुरू हुई हिटलर की, वो सिर्फ होलोकॉस्ट में खत्म हो गई। हिटलर ने देखा कि यहूदी जो है, हिटलर ये मानता था ये वॉर हम यहूदियों की वजह से हारे,
ज्यूज की वजह से हारे। ये पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठे हैं, ये पूरी दुनिया का पैसा सर्कुलेट करते हैं, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये जर्मनी की मदद नहीं करते, जर्मनी में रह के जर्मनी के पीठ पीछे छुरा भोगते हैं। ये यहूदियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इनको अगर मैंने इनकी नानी याद ना दिलाई, अगर जर्मनी को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले यहूदियों को मरना पड़ेगा। बट हिटलर के पास पावर नहीं थी। हिटलर को यह पता था कि कुछ ना कुछ जरूर करना है, लेकिन हिटलर ने अच्छा काम किया था आर्मी में। हिटलर ने बोला ये वाइमर रिपब्लिक बकवास, यहां का राजा बकवास, काइजर विलियम बकवास, ये कम्युनिस्ट और यहूदी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन सबको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्टों के लिए तो हिटलर के खिलाफ अलग ही लेवल की नफरत थी। अभी हम बात करेंगे कि इंसान, देखिए आप हिटलर के लिए सिंपैथी मत रखना गुरु, सिंपैथी मत रखना। मैं जो आगे बताने वाला हूं ना, आंसू रोक के दिखा देना बस, जो हिटलर करेगा अभी आगे जाके। बहुत लोगों को लग रहा होगा ना हिटलर ने बहुत अच्छा किया, सिंपैथी मत रखना बस, हिटलर से बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं उसने फिर किया क्या। तो हिटलर को आर्मी ने बोला इधर आओ, जाओ जासूसी करो, स्पाई की तरह। यहां पे वाइमर आर्मी तो थी नहीं जर्मनी की, स्पाई की तरह कि जाओ स्पाई करो, यू शुड स्पाई, जासूस बनो। किसके जासूस? सारी पार्टीज को देखो, जर्मनी डेमोक्रेसी थी, सारी पार्टीज को देखो कि अंदर क्या चल रहा है। यह हिटलर के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द राइजिंग। हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है ना। तो जूइश हेट्रेड जो है वो शुरू हो गई हिटलर की। सेकेंड, नाजी पार्टी बनाई गई। अब ये कैसे हुआ? हिटलर जो है वो सारी पार्टी में जाता था, ठीक है, मीटिंग्स में जाता था, वर्कर्स की मीटिंग में जाता था, और वहां के वर्कर्स बड़ी बड़ी बातें करते थे, बावेरिया को सिसीड कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, काइजर ये वाइमर रिपब्लिक बेकार है, हमको विद्रोह करना पड़ेगा। हिटलर सुनता रहा, लोग शोर मचा रहे थे। एक ऐसी वर्कर्स पार्टी थी, वहां पे गया हिटलर, उठा, उसने बुलाया, चुप गजब चुप, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों में, कोई सुनना नहीं चाहता। सब शांत हो गए। ये कौन बोला? हिटलर को आगे बुलाया, जो वहां का लीडर था। क्या बेटा बहुत उछल रहे हो? हिटलर ने बोला बेटा उछलेंगे तो अभी हम, है ना, अभी उछलने का वक्त कहां है। हिटलर की सबसे गजब बात थी ओरेटरी स्किल्स। जोसेफ गोबेल्स जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, उसने बहुत बढ़िया तरीके से, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सक्सेस होना है। अगर आपके पास प्रोपेगेंडा फैलाने की ताकत है, आप कुछ भी कर लेंगे। हिटलर का जो जोसेफ गोबेल्स था वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। क्या करता था? हिटलर को बोला कि आप ऐसे, जानबूझ के वेट कराता था पहले, ठीक है, आधे घंटे वेट करेंगे, हिटलर साहब जा जाएंगे, धीमे धीमे बोलिएगा, धीमे धीमे, फिर और एग्रेसिव, फिर ऐसे करिएगा, ठीक है। और लोगों में ना एकदम ऐसा समझिए कि हर इंसान हिटलर है। लोग पागल हो जाते थे, लोग अलग ही लेवल पे चले जाते थे, हिटलर मई हो जाते थे। ये सब प्रोपेगेंडा था, उस पर भी आएंगे। अब वर्कर्स पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने ये सोचा कि हिटलर को हम यूज कर सकते हैं, ये इतना बढ़िया बोलता है, कमाल हो सकता है, ये लिबरल्स के खिलाफ सब, क्योंकि हिटलर तो भाई, और ये वर्कर्स पार्टी भी सब पे से नफरत करती है, लिबरल्स के खिलाफ ये लड़ेगा, ये कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ेगा, ये वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ लड़ेगा। इस बंदे को ये इतना अच्छा बोलता है, अगर हमने इसको मौका दिया ये तबाही मचा देगा। हिटलर को भी लगा कि मेरे जो आइडियल्स हैं, मेरी जो सोच है वो इस पार्टी के साथ मेल खाती है। अब उसमें उस समय जर्मनी में या तो राइट था या लेफ्ट था। हिटलर ने बहुत बढ़िया काम सोचा। हिटलर ने उस समय ये वर्कर्स पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, हिटलर ने इसको बनाया, इसका नाम चेंज करते हैं, नेशनलिज्म सोशलिज्म वर्कर्स पार्टी, पूरा नाम ही चेंज कर दिया, नाजी पार्टी। अब यहां पे सोशलिज्म भी था और हिटलर ने जानबूझ के आगे नेशनलिज्म भी लगा दिया कि हम समाजवाद के साथ है, साथ ही साथ हम नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्रवाद हैं। और याद रखिएगा पार्टी के नाम से बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जर्मनी में सब पढ़े लिखे थे, मतलब बहुत सब समझदार लोग थे, और यही समझदारी आगे घास खाने वाली थी। समझ रहे? हिटलर का एक ही आइडिया था। हिटलर को यह लगा कि मेरे सारे आइडियाज, फाइनली मुझे एक पर्पस मिल गया और बड़ा, और अब मैं जो चाह रहा हूं वो होगा। तो हिटलर ने यह सोचा कि मेरे आइडियाज दे कम टू लाइफ, वो जीवित हो गए हैं, इस पार्टी से मिल गया मैं, फाइनली एक बड़ा मंच मिला मुझे, और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हिटलर ने झंडा बनाया पार्टी का, उल्टा स्वास्तिक, आर्यन रेस सुप्रीम है। हिटलर समझता था कि आर्यन रेस जर्मनी से गई और यही सुप्रीम है, स्वास्तिक उसने उल्टा बना दिया। समझ रहे हैं कि यही हमारा झंडा होगा और यही हमारा सिंबल होगा। हम लड़ेंगे और हम ऐसा लड़ेंगे कि कोई रोक नहीं सकेगा। अब
हिटलर ने क्या किया कि यहां पे हिटलर ने सारी चीजें कर ली, उसने इमेज बनाई, उसने फ्लैग बनाया, उसने एक फौज बनानी तैयार कर दी, एसएस और एसए। अब नाम पे मत जाइए, मैं उसका नाम कभी जो है स्टॉर्म ट्रूपर्स बोलते थे, जो जर्मनी में नाम है, कभी उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाता, शुट सर्च करके अब देख लीजिएगा। एसएस जो है वो बेसिकली जो पार्टी थी उसकी बॉडीगार्ड्स होती थी बड़े बड़े लोगों की, लेकिन बाद में यही सबसे खतरनाक हो गए। ऐसे एक तरीके की इनफॉर्मल फौज थी, राइट। ऐसे के जो लीडर थे, अच्छा एक और चीज बता दो, इस पार्टी में जो थे, जो लीडर थे नाजी पार्टी में, ये पहले सोशलिस्ट नेशनलिस्ट, बाद में फिर वही नाजी पार्टी हिटलर ने रीनेम कर दिया उसे। अब इस पार्टी में पता है कौन थे? मिलिट्री मैन, रिटायर्ड मिलिट्री मैन। ये वो लोग थे जो जर्मनी को बहुत ऊपर देखना चाहते थे। इसमें से एक था अर्नस्ट रोहम, ये था वो, लेकिन वो हिटलर का राइट हैंड बना, बाद में हिटलर ने उसको जान से मार दिया था, बात करेंगे। तो अब हाइनरिक हाइमलर, जोसेफ गोबेल्स, ये जोसेफ गोबेल्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हाइनरिक हाइमलर एसएस का लीडर, इन सबको, अर्नस्ट रोहम, इन सबको जो है हिटलर बुलाता है। हिटलर अपने इर्द गिर्द सब लॉयल को रखता है। अब अगला फेज शुरू होता है कि आखिरकार हम इस पार्टी को कैसे ऊपर ले जाएं। अभी हिटलर को कोई नहीं जानता था, नोबडी न्यू हिटलर, कौन है हिटलर, नोबडी। लेकिन हिटलर को यह पता था कि यह अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, समझ रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी 1920 में हमने पार्टी बना ली, लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। तो हमको घर घर तक पहुंचना है, हमको जर्मनी के एक एक आदमी को यह बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हिटलर ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसने ब्राउन टी शर्ट्स बनाई, उसने अलग खादी का कपड़ा, ब्राउन टी शर्ट, ये हमारी फौज रहेगी। इसने वॉयलेंस यूज किया, सबसे बड़ी बात यह है। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया हिटलर ने, कि ये लोगों को उठाता था और ये कुछ पार्ट्स में भेजता था, ठीक है। अर्नस्ट रोहम के नेतृत्व में ये एसएस जाते थे, ऐसे जाते थे, और ये क्या करते थे, लोगों को मारते थे, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे, इनके ऊपर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन ये सोची समझी टेक्निक थी। हिटलर जो है वो लोगों को, जर्मन्स को ये बताता था कि इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम है, और अगर आपको जर्मनी को सुधारना है तो आपको इस पे ये वायलेंस आपको करना पड़ेगा। लेकिन हिटलर के साथ कोई था नहीं उस समय, नोबडी वाज विद हिटलर, क्योंकि हिटलर को कोई जानता ही नहीं था। तो हिटलर को पता था कि ऐसा मौका मिल जाए जिससे हम सबकी नजर में आ जाए, समझ रहे हो? ये चीज थी। गैंग वॉरफेयर हिटलर जो है वो यूज करता था कि हम एक एक टेरिटरी को कब्जा करेंगे, वॉयलेंस के थ्रू एक एक टेरिटरी को कब्जा करो, छोटे छोटे पार्ट जो शहर में छोटी छोटी लोकेलिटी है वहां पे जाओ, वहां पे कब्जा करो, एक बार वहां पे कंट्रोल हो गया फिर अपने आइडियाज बताओ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, ठीक है, ये चीज है, क्योंकि हिटलर की तो चल नहीं रही थी। 5 साल हो गया दोस्तों, 5 साल, 1923 आ जाता है। 1923 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि जर्मनी बर्बाद होने के कगार पे आ गया। जर्मनी इतना महंगी, कांस्टेंट क्राइसिस, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन, ब्रेड नहीं, खाना नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं। जर्मनी के लोग पगला गए थे। जर्मनी के लोगों को चाहिए कि हमको सोल्यूशन दीजिए, आप बस पागल हो गए थे एक तरीके से, समझ रहे हैं कि ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मैंने बताया ना कि वो पूरा एक जत्थे भर नोट लेके जाते थे, बोलते थे एक कप चाय दे दो, इस तरीके का हालत, क्योंकि करेंसी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। अब हिटलर के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। म्यूनिच में बियर पुश हॉल था एक, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि जर्मनी के बड़े बड़े लीडर्स आए थे, एक मीटिंग कर रहे थे। हिटलर ने कहा कि वक्त आ गया है दोस्तों, तैयार हो जाओ। तब तक हिटलर ने अपना ऐसे, मतलब अपनी ट्रूप्स बढ़ा ली थी, अपनी छोटी सी फौज बना ली थी, और लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे थे, ठीक है। हिटलर ने कहा तैयार हो जाओ गुरु, वक्त आ गया है तख्ता पलट करने का। आज हम करेंगे तख्ता पलट होगा। हिटलर और उसके लोग दंदनाते हुए इस हॉल में घुस जाते हैं, दंदनाते हुए इस हॉल में घुसते हैं। जैसे ही यहां पे घुसते हैं तुरंत यहां पे गोलियां चलती हैं, ठाए ठाए ऊपर। हिटलर दौड़ के टेबल पे जाता है, ठाक ठाक, ये पूरा हमने अपने कब्जे में लिया है। लीडर्स का है, हिटलर दौड़ के लीडर्स के कमरे में जाता है, बोलता है ये लो एग्रीमेंट साइन करो, तुमको मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करो। तुरंत इसी वक्त उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जर्मनी की मिलिट्री आ जाती है, और जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री आई हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पे मैंने क्या बताया कि हिटलर जो था ये टर्निंग पॉइंट होने वाला था। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता और अगर इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हिटलर को नहीं मिलती तो शायद हिटलर कभी हिटलर बनता ही नहीं। लेकिन ये वाला इंसिडेंट हिटलर को एक अलग मुकाम पे ले जाएगा। जब लोगों से पूछा गया, बड़े बड़े लीडर से पूछा गया कि आपने हिटलर को सपोर्ट क्यों दिया, बोला कि महाराज मैंने यहां पे बंदूक लगाई थी, मैं क्या करता, आप बताइए आप क्या करते। हिटलर ने, मतलब वहां के लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं।
अब क्या हुआ, हिटलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हिटलर हार नहीं मानता है। इधर मिलिट्री, इधर हिटलर की फौज, दोनों आपस में लड़ जाती हैं। उधर से फायरिंग आती है, इधर से हिटलर फायर करता है, हिटलर की फौज फायर करती है। हिटलर को इतनी तेज मारा जाता है, हिटलर की गोली लगती है, हिटलर का कंधा टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। अल्टीमेटली हिटलर और उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब खेला होबे, हिटलर को पेश किया जाता है कोर्ट में। और जब हिटलर आता है कोर्ट में, हिटलर बात बताना शुरू करता है, हिटलर जर्मनी के बारे में बोलना शुरू करता है, हिटलर सॉल्यूशंस देना शुरू करता है। और यहां पे प्रेस बाहर बैठी है, एक एक चीज छाप रही है। यह बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ा। आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में किस तरीके का इंसिडेंट, आप सोचिए, बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये। पूरी दुनिया की नजर में हिटलर आ जाता है, पूरी जर्मनी की नजर में हिटलर आ जाता है। हिटलर के आइडिया अब घर घर तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम जर्मनी को महान बनाएंगे, आपने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। आम लोगों को मिला क्या है, और आम लोग तो परेशान थे ही। हिटलर की सब वाह वाह करने लगते हैं। इतना शानदार, इतना शानदार। मतलब जून 1924 में ट्रायल शुरू होता है, 1924 में, और हिटलर के इस ट्रायल ने हिटलर की जिंदगी बदल दी। यहां तक कि हिटलर को सजा मिलती है। हिटलर को सबसे शानदार जेल में कमरा दिया जाता है। हर दिन हिटलर के पास केक्स आ रहे हैं, पेस्ट्री आ रही है, और हिटलर यहीं पे अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन क्यूम्फ लिखता है। ठीक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी यहीं पे हिटलर अपने आइडियाज बताता है। और यहां पे यहूदियों के खिलाफ इसी किताब में बहुत जहर उगला है, इनडायरेक्टली जहर उगला है। ठीक है, तो हिटलर यहां से आगे बढ़ता है। और जेल में, मतलब वहां के आर्मी ऑफिसर, सही ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहां पे पुलिस वाले, अरे परेशान मत हो, जज, सब हिटलर के मुरीद धीमे धीमे। हिटलर बहुत एंजॉय करता है वो अपना, वो जेल जेल नहीं है, क्योंकि हिटलर अब घर घर तक पहुंच गया है। हिटलर का मैसेज घर घर तक पहुंच गया है, और लोग भी साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। पब्लिक मासेस से अपील होती है, बहुत बड़े, हर कोई फेमस हो गया हिटलर, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दोस्तों, हिटलर जो है वो आता है वापस 1924 में। ठीक है, अब 1924 में जब हिटलर वापस आता है, वो वापस से अपना प्रोपेगेंडा शुरू करता है। लेकिन एक अजीब चीज होती है, 1923 के बाद से चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं। 1924 से लेकर 29 तक ये एक गोल्डन पीरियड जो है जर्मनी का शुरू हो जाता है। लोग जो हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रह रहे होते हैं, करेंसी स्टेबलाइज हो जाती है, अमेरिका लोन देता है, अमेरिका बहुत सारा पैसा देता है जर्मनी की इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए। तो हिटलर समझता है, देखिए, जब लोग खुश होंगे तब तो आपको भूल जाएंगे। हिटलर को लगता है कि लोग यार मुझे भूल रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1924 से लेकर 29 तक इसको एक गोल्डन एज बोला जाता है। इस तरीके की कुछ फैन फॉलोइंग थी हिटलर के लिए लड़कियां पागल थी, पागल, आप समझ लीजिए। हिटलर को ज्यादातर वोट, बहुत सारी लड़कियों ने हिटलर को वोट दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब शुरुआत होती है हिटलर के सुप्रीम बनने की। हिटलर आखिरकार इतना बड़ा कैसे बन गया। हिटलर को अब एक बात पता चल गई थी कि देखिए, वॉयलेंस काम नहीं करेगा, वॉयलेंस काम नहीं करेगा, हिंसा से हम किसी को नहीं जीत सकते। तो हमको चाहिए क्या, इलेक्टोरल सपोर्ट। हिटलर बहुत चालाक था। हिटलर ने कहा कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वॉयलेंस से हम हारेंगे, हम जेल में डाल दिए जाएंगे, शायद लोग भी हमको सपोर्ट ना करें, तो बेस्ट ये है कि इलेक्शन लड़ो। अगले 3 साल तक हिटलर फेमस तो हो ही गया था, बहुत जबरदस्त काम किया। हिटलर ने घर घर तक प्रोपेगेंडा, नई नई टेक्निक्स उसने इस्तेमाल की इलेक्शन में, साउंड मिक्सिंग से लेकर प्लेन ले जाता था हिटलर पहली बार किसी ने। और देखिए पैसा कहां से आ रहा था, देखिए यहां पे लोग पैसा दे रहे थे, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट भी हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे कुछ, कि करो प्लेन। मतलब इलेक्शन में प्लेन का इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया था, लेकिन हिटलर प्लेन ले जाता था। और जब आप राष्ट्र को महान बनाने की बात करते हो तो हर कोई आपके साथ है ही। हिटलर कुछ ऐसा करता था, ठीक है। तो अब यहां पे एक प्रोग्रेसिव लिबरल सोसाइटी जर्मनी बन रही थी। हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये अगर हो गया तो फिर कभी भी आप, एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए तो आप कभी भी नहीं सोचोगे, राष्ट्र के लिए नहीं सोचोगे। तो बेस्ट यही है कि आपको कंफर्ट जोन से हटाया जाए और आपके दिमाग में जहर बोया जाए, यह हिसाब किताब। तो अब यहां पे यह है कि जोसेफ गोबेल्स आते हैं। जोसेफ गोबेल्स वैसे भी हिटलर के बहुत ज्यादा करीब था। 1926 में, 1926 में जोसेफ गोबेल्स को प्रोपेगेंडा मिनिस्टर तो बना ही दिया गया, साथ ही साथ बर्लिन ऑफिस का उसको कार्यभार दे दिया गया। और जोसेफ गोबेल्स ने, आप ये मान के चलिए कि हिटलर को बहुत, उसने ऐसी ऐसी टेक्निक्स, उसने हिटलर के ऊपर गाने बनाए, सब प्रोपेगेंडा चलाता था। उसने हिटलर के ऊपर मूवीज बना दी, और वो प्रोपेगेंडा मूवीज की, ऐसे हिटलर जो है वो महान है, वो लोगों से मिल रहा है। उस समय लोग उसके बहकावे में आ गए, जो भी है।
यह हिसाब किताब हुआ। हिटलर जो है जब भी स्पीच देने जाता था तो जानबूझ के आधा घंटा लेट आता था। जोसेफ गोबेल्स ने बोला था 9 बजे मीटिंग है, कहीं रैली है, 9 बजे 9:30 बजे आइए या 10 बजे, 1 घंटा वेट, लोगों को वेट कराइए। फिर हिटलर आता था, बहुत शांत रहता था, धीमे धीमे उसकी टोन, उसके बाद थोड़ी और एग्रेसिव, फिर ऐसे बहुत मतलब इतनी, जब वो लास्ट पिच पे जाता था तो आप मान के चलिए कि हिटलर के अंदर एक अजीबी शैतानी ताकत आ जाती थी और वहां के जो लोग थे वो पगला जाते थे। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंथुजियाज्म आता था हिटलर से कि लोग पागल हो जाते थे और लोग बोलते थे भाई इसी को ही हम वोट देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? लोगों ने वाकई वोट दिया? जवाब है ना। हिटलर की स्पीच में नफरत थी, भयानक नफरत थी। लोगों को यह पता था कि अगर ये बंदा आ गया तो शायद किसी को नहीं छोड़ेगा, यहूदी तो मारे जाएंगे, बुरी तरीके से काट दिए जाएंगे। और रेशियल वायलेंस हिटलर 1924 के बाद से ही करने लगा था, 1920 के बाद से ही करने लगा था। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारता था ये, कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारता था ये, ठीक है ना। जान से नहीं मार सकता था क्योंकि इसके पास पावर नहीं थी, लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। हिटलर को बहुत सारे पॉलिटिशियन भी सपोर्ट नहीं करते थे। यह हिसाब किताब रहा। अब 1928 में 1928 में इलेक्शन होते हैं। जब 1928 में इलेक्शन हुए पहली बार, हिटलर को कितनी वोट मिले? सिर्फ और सिर्फ 3%। बस हिटलर हार गया। हिटलर ने अपनी इमेज जर्मनी से बड़ी दिखा दी थी। नेजी पार्टी मतलब हिटलर, नेजी पार्टी मतलब हिटलर। हिटलर ने अपनी इमेज इतनी बड़ी बना दी थी कि कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता। सिर्फ लोग नाम के बल पे वोट देते थे, लेकिन फिर भी हिटलर हारा। 1928 में मात्र 3% वोट मिले क्योंकि जर्मनी मस्त चल रहा था, प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। आप समझ रहे हो ये हिसाब किताब। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी कोई नैया पार लगा सकता है। तो हिटलर, क्या होता है वो चीज? 1929 में आता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो जर्मनी की बैंड बज गई। अभी तक अमेरिका जर्मनी को लोन दे रहा था, अमेरिका के बैंक्स कोलैप्स होना शुरू होते, अमेरिका में गरीबी छा गई। जर्मनी ने क्या किया कि देखिए, अमेरिका ये कहता था कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसको पता चला कि अगर सरकार नहीं बचाएगी इन बैंक्स को, इंडस्ट्रीज अपने आप ग्रो करनी चाहिए ऑर्गेनिकली, कीनीजियन थ्योरी है ना। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये पता चला कि अगर सरकार नहीं बचाएगी तो फिर कोई बचेगा नहीं। तो सरकार ने यहां पे फिर बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जर्मनी, अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तो हिटलर कभी भी पावर में नहीं आता। मैं बता दो ना, चीजें ऐसी होती गई, हिटलर को आना ही था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, अमेरिका ने अपने लोन से वापस बुला लिए, अमेरिका ने जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया। अब जब पैसा नहीं जर्मनी के पास तो फिर यहां पे लोग परेशान, जर्मनी में भयानक गरीबी छा गई। अब हिटलर को पता था कि अब कमाल होने वाला है। हिटलर ने बोला इधर ग्रेट डिप्रेशन है, हमको पावर में लाओ, तुम मुझे पावर में लाओ, मैं तुमको नौकरी दूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है, मैं जर्मनी को उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जर्मनी को छू पाए। ऐसा कुछ हिटलर ने बोला था। लोग आगे इसके बहकावे में। अच्छा, हिटलर ने बहुत जो यंग लोग थे, ये यंग लड़कों को उठाता था, उनका ब्रेन वॉश करना आसान है और उनके पास ताकत भी ज्यादा है। एसएस और एसए में शामिल कर देता था कि आ जाओ बेटा, तुम यहीं पे रहोगे, हमारे साथ रहोगे। यानी कि लोगों को दिख रहा था कि हिटलर नौकरी तो दे रहा है, हालांकि नौकरी के नाम पे सबको फौज में शामिल कर रहा था, लेकिन नौकरी तो दे रहा है। तो यहां पे लोगों को लगा कि शायद हिटलर ही हमारा फ्यूचर है। अब इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? जब सितंबर 1930 में इलेक्शन होते हैं तो हिटलर को 18% वोट मिले। आप विश्वास करेंगे, 18%, 3% से 18%, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। कभी भी कोलिशन, देखिए याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डेंजरस होती है, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है, लेकिन हिटलर 18% वोट के साथ जीत गया। बहुत बड़ी बात है। अब हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब हिटलर को समझ में आया कि गुरु अब तो काम हो सकता है। पॉल वॉन हिंडनबर्ग, 92 साल के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। हिटलर चाहता था कि भैया आपको चांसलर बनाओ, हमारे पास 18% वोट है, लेकिन कोई हिटलर के साथ आना नहीं चाहता था। इसी दौरान जैसा कि हमने बताया कि हिटलर की जो नीज थी, गेली डोबेल, हिटलर, देखिए क्या होता है। अब देखिए, हिटलर उस समय एक फेनोमेना बन गया। 1929 से हिटलर ने जो अपना
मतलब हालांकि 1925 के बाद से उसने मेहनत शुरू कर दी थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद यही था कि हिटलर लाओ देश बचाओ। उसकी अपनी भांजी के साथ, जो कि उससे बहुत 30 साल छोटी थी, रिलेशनशिप में आ गया वो। लेकिन हिटलर उसको कंट्रोल करने लगा। बहुत टॉक्सिक आदमी था, अपनी भांजी को कंट्रोल करता था वो। तुमको ऐसे कपड़े पहने, तुमको ये करना है। वो परेशान होकर, समझ लेता डिप्रेशन है, उसने गोली मार ली। ये न्यूज बाहर आ गई कि हिटलर के जो है संबंध थे और उसने गोली मार ली उसकी भांजी ने। कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने बोला अरे मार ली। लोग गलत चीजों को जस्टिफाई करने लगते हैं, लोग गलत चीजों को जस्टिफाई करते हैं। यह हिसाब किताब रहा। लोगों ने बोला कि ठीक है अभी सब टाइम अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने दो। हिटलर आगे बढ़ता है। पॉल वॉन हिंडेनबर्ग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हिटलर पावर में आए, और वो हमेशा से हिटलर के खिलाफ थे। हिटलर को ये पता था, हिटलर के कोई भी खिलाफ होता था ना, हिटलर का मन करता था उसको जान से मार दूं, लेकिन वो अभी तो जान से मार नहीं सकता था। यह हिसाब किताब था। एक नेशनलिस्टिक एस्पिरेशन जो है वो जर्मनी में पैदा हो गई। हिटलर ये बताने लगा कि ग्रेट डिप्रेशन छोड़िए, आज जर्मनी की हालत क्यों है ऐसी, अमेरिकन की वजह से, यूरोप की वजह से। उन्होंने हमारे एरिया छीन लिए हैं, उन्होंने हमारी मिलिट्री को लिमिट कर दिया है, उनकी वजह से आज हम पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उनको लात मारेंगे हम। मुझे पावर में लाओ, मुझे पावर में लाओ। छाती ठोक के मैं कहता हूं कि लात मारेंगे। लोग पागल। लोगों ने कहा कि भाई यही बंदा है, नेशनलिस्टिक एस्पिरेशन उस समय चरम सीमा पे। बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर हम ये देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं। अब यहां पे जब इलेक्शन हुए, हिटलर ने भयानक कैंपेन की। इस बार हिटलर ने बोला कि 18% वोट को मैक्सिमम वोट में कन्वर्ट करेंगे। भयानक कैंपेन की। अब देखिए इतनी भयानक कैंपेन की, मतलब समझिए साउंड टेक्नोलॉजी उस समय पहली बार यूज हुई इलेक्शन में। प्लेन्स पहली बार यूज हुए, ठीक है। घर घर तक हिटलर जा रहा था। हिटलर प्रोपेगेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा, मूवी से लेकर, गाने से लेकर, कविताओं से लेकर छपवा रहा था, सर्कुलेट कर रहा था। हिटलर ने अपने बायोग्राफी सर्कुलेट करवा दी कि भाई बांटो, फ्री में बांटो सबको, लेकिन कुछ भी करके हमको पावर में आना है, चाहे जो भी हो जाए। भयानक कैंपेन हुई, भयानक कैंपेन। हुआ क्या? जब इलेक्शन होते हैं 1932 में, हिटलर की पार्टी ने तबाही मचा दी। हिटलर की पार्टी ने तबाही मचा दी। 37% वोट मिले हिटलर की पार्टी को, नाजी पार्टी को। सब हक्के बक्के। नोबडी वांटेड टू हिटलर टू कम टू पावर, बट देयर वर सम कंजर्वेटिव्स। कुछ कंजर्वेटिव्स, पेपॉन, फ्रांसिस पेपॉन, प्रेसिडेंट के पास हिटलर जाता है कि मुझे चांसलर बनो। प्रेसिडेंट बोलता है वो दरवाजा दिख रहा है, निकल, पहली फुर्सत में निकल, हम नहीं बनाएंगे। बोलता नहीं बनाना तो पड़ेगा। हिटलर की भाई एग्रेसिव टोन। बोला कि जाओ पहले अपना सपोर्ट लेके जाओ, ठीक है। अब हिटलर ने बोला कि देखो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, मेरी पार्टी सबसे ज्यादा है, मेरी पार्टी के वोट सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। हिटलर ने पता क्या किया? दंगे करवा दो। हिटलर ने जर्मनी में दंगे करवा दिए। एसएस पागल हो गए। हिटलर ने बोले ही था सबको, वो कहता कि हमारे साथ आओ, हम फ्यूचर हैं। लोगों ने तोड़ना फोड़ना, जान लेना शुरू कर दिया, यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। अब वहां पे जो पार्टीज हैं उनको यह लगा कि अगर इस दंगों को कोई कंट्रोल कर सकता है, इस मॉब को कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो एक ही आदमी है, दैट इज हिटलर। हिटलर को वापस पावर में लेके आओ। तो फिर हिटलर को वापस क्या, हिटलर को पावर में लेके आओ। अब यहां पे हिटलर को पावर में, तो फ्रांस पेपॉन जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, वो हिटलर के पास आए। उन्होंने बोला महाराज आप आ जाइए पावर में, अभी हमारी पार्टी है, मैं लीडर हूं, लेकिन आप आ जाओ, आप मेरे अंडर काम करोगे। हिटलर ने बोला बे, जब तुम मेरे अंडर काम करोगे, मैं पार्टी में आऊंगा, मैं चांसलर बनूंगा और तुम मेरे अंडर काम करोगे, मैं कंट्रोल करूंगा। पेपॉन प्रेशर में आ गया। पेपॉन हिटलर को मन ही मन चाहता था, पसंद करता था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि हिटलर ऐसा बाद में काम कर देगा। पेपॉन ने बोला ठीक है आप आ जाओ, और हिटलर जो है वो चांसलर बन जाता है। हिंडनबर्ग साइन कर देते हैं। हिटलर हिंडनबर्ग की बड़ी फेमस फोटो, हिटलर ऐसे खड़ा हुआ है, हिंडनबर्ग थोड़े से परेशान करे हुए हैं। कुछ दिन बाद हिंडनबर्ग मर जाते हैं अगले साल, और हिटलर जैसे ही पावर में आता है, एसएस और एसए को वो खुला छोड़ देता है। मारो मारो, जाओ मारो, कुत्तों की तरह ये शिकार करते हैं। जिस दिन हिटलर पावर में आया, अगले दिन से दंगा कंट्रोल नहीं हुआ, दंगे बढ़ गए। आंस रोहम ने ढूंढ ढूंढ के मारा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था,
क्योंकि देखिए आर्मी भी थी। इसी दौरान राइक्सडैग को जला दिया गया। अब दोस्तों जो हिटलर ने पार्लियामेंट को जलाया, हिटलर ने जलाया कि किसने जलाया, यह भी एक गुत्थी है। देखिए जो राइक्सडैग है ना, स्पेलिंग सही है कि नहीं? नहीं, सही नहीं है। हिटलर ने पार्लियामेंट में आग लगवाई या नहीं लगवाई, यह अभी भी एक राज है, लेकिन मुझे लगता है हिटलर ने ही लगवाई। हालांकि जो आरोप था वो कम्युनिस्ट लीडर के ऊपर था, एक कम्युनिस्ट आदमी था, बोला मैंने आग लगवाई, लेकिन हिटलर इसमें माहिर था। हिटलर क्या करता था, हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड करने के लिए अपने ही लोग सोल्जर्स को मरवा दिया और बोला कि पोलैंड ने मारा है। यह हिटलर करता था, हिटलर की यह चाल थी। तो हिटलर ने क्या बोला कि देखो कम्युनिस्टों ने पार्लियामेंट में आग लगा दी, इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हिटलर ने पता क्या किया, कम्युनिस्टों पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। हिटलर कभी भी क्रैकडाउन कर सकता था, लेकिन लोगों को कैसे जस्टिफाई करोगे? लोगों को तो समझाना पड़ेगा क्यों जबरदस्ती मार रहे हो क्या, वरना लोग तुम्हारे 100-100 ग्राम बांट के ले जाएंगे। तो हिटलर ने क्या बोला, हिटलर ने बोला देखो ये जो लोग हैं ये तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग चुप रहे, लोगों ने भर भर के साथ दिया, क्योंकि लोगों में एक अलग जोश था। हिटलर ने सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवाया। हिटलर ने बहुत बुरी तरीके से समझिए कि सबको कॉर्नर किया, और ये ही जो पार्टी सपोर्ट कर रहे थे हिटलर को, वो तमाशा बने देखते रहे। लेकिन स्टिल ना फ्रांस कुछ बोला, ना ब्रिटेन कुछ बोला, हर कोई चुप था। वो देख रहे थे जर्मनी में क्या तांडव हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात, हिटलर ने सारे लॉ तोड़े ट्रीटी ऑफ वर्सेल के। 1 लाख तक जर्मन आर्मी नहीं हो सकती, भाड़ में जाओ तुम, हम जर्मन आर्मी बनाएंगे। आप विश्वास नहीं करोगे कि 10 लाख से ज्यादा लोग जर्मन की आर्मी में आ गए। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है। 1933 में हिटलर ने बोला सबको खत्म करो, एलिमिनेट एवरीवन, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उन सबको मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हिटलर इस तरीके से ताकत में आया। नाजी पार्टी ने वो कत्लेआम शुरू किया, बच्चों को लाइन लगा के मारा, बूढ़ों को लाइन लगा के गोली मारी। यहां पे कोई फर्क नहीं, जो हमारे काम नहीं आएगा, जो बूढ़ा है, जो देश के काम आएगा, प्योर ब्लड होना चाहिए, आर्यन रेस। हिटलर जो है वो टेस्ट करता था बकायदा लोगों के ऊपर कि क्या ये प्योर ब्लड के नहीं है तो तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो यहां से, ये हिसाब किताब। इसी दौरान 23 मार्च 1933 में हिटलर जो है वो कानून निकालता है कि यहूदियों को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जर्मनी को बचाना है तो कम्युनिस्टों को मारना है। अब हाइनरिक हाइमलर जो है, एसएस जो एक बॉडीगार्ड, मतलब जो यहां पे नाजी पार्टी के जो लीडर्स थे, एज अ बॉडीगार्ड वो काम करती थी। लेकिन दोस्तों कुछ इस तरीके की, आप ये देख, ये तो थोड़ी तस्वीर धुंधली है, लेकिन ये ऐसा हिटलर यहां पे देता था और ये सब के सब पागल हो जाते थे असेंबली में जब भी हिटलर जो है वो स्पीच देता था। तो हाइनरिक हाइमलर जो है वो एसएस का लीडर था और हिटलर का बहुत करीबी माना जाता था, बहुत ज्यादा करीबी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जो हिटलर था उसको एक चीज की, ये चीज तो बिल्कुल अच्छे से पता थी कि किसी की दोस्ती अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन इन लोगों को करीब लगता था वो। एसएस जो था, भले ही वो एज अ बॉडीगार्ड था, लेकिन बाद में हिटलर ने, देखिए एसएस और एसए ये दो थे। एसए को अर्नस्ट रोहम कंट्रोल करता था और एसएस को हाइनरिक हाइमलर। एसएस ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी और तीसरी तरफ थी आर्मी। तो जर्मन की आर्मी ने बोला कि हिटलर को उस समय बोला, सुनो बहुत हुआ सम्मान, तुम ये जो अपने पालतू कुत्तों को छोड़ रहे हो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तख्ता पलट कर देंगे। हिटलर की बैंड बज गई, हिटलर की हालत खराब हो गई। हिटलर ने बोला अरे बाप रे बाप, आर्मी के पास ताकत है, आर्मी हमारा तख्ता पलट कर सकती है। हिटलर ने क्या, आर्मी ने बोला या तो ऐसे रहेगा, एसएस को आर्मी ने नहीं बोला, ये पुलिस टाइप की थी, लेकिन या तो ऐसे रहेगा या हम रहेंगे, आप डिसाइड कर लो, और अगर ऐसे रहेगा तो हम आ रहे हैं, तख्ता पलट कर देंगे। हिटलर ने क्या किया, अर्नस्ट रोहम, सोचिए अर्नस्ट रोहम, इसको द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स बोला जाता है। अर्नस्ट रोहम जो है वो आया हिटलर के पास और हिटलर ने ये उस समय सोचा कि आर्मी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे वैसे का होना तो बाद में बना लेंगे। हिटलर का काम हो गया। सबसे बड़ी बात, हिटलर का एक बार काम हो जाता था, हिटलर को सिर्फ पॉलिटिक्स की चिंता थी और किसी की केयर नहीं करता था, समझ रहे हो, वो किसी की चिंता नहीं करता था, सिर्फ वो पॉलिटिक्स की चिंता करता था कि मैं पावर में कैसे आऊं। उसके लिए मेरे सबसे प्यारे करीबी अर्नस्ट रोहम को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि अर्नस्ट रोहम आया और हिटलर से कॉन्फ्रंट किया, हिटलर को बहुत सुनाया उसने, बोला कि ये क्या आप आर्मी के साथ, क्या भैया मैंने इतनी मेहनत की, क्या। हिटलर को लगा विद्रोह, हिटलर इतना सा भी विद्रोह बर्दाश्त नहीं करता। आपको क्या लगता है जर्मनी पागल नहीं थे? बहुत सारे जर्मन्स ने हिटलर को मारने की कोशिश की, या जहां से भी इतनी सी भी विद्रोह की भनक तक लगती थी हिटलर मरवा देता था उसे। तो हम ये देखते हैं
कि नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स 30 जून 1934 यहां पे हिटलर ने बोला ऐसे को मरवाओ। ऐसे लीडर्स, जिस ऐसे ने, देखिए कर्मा कम्स बैक, यही अर्नस्ट रोहम ने कितने लोगों को, कितने यहूदियों को मरवाया, और अल्टीमेटली इनके लोगों को ही हिटलर ने मरवा दिया। रात में जाता है हिटलर, अर्नस्ट रोहम जो है सो रहा होता है एक लड़के के साथ, उसको उठाते हैं यहां पे एसएस वाले और एक बंकर में ले जाते हैं, जेल में ले जाते हैं। हिटलर आता है, हिटलर बंदूक देता है, कहता है ये लो बंदूक, साफ था, मार दो अपने आप को, अर्नस्ट रोहम अपने आप को मार लो तुम जान से। अर्नस्ट रोहम जो है वो नहीं कर पाता है, दूसरा ऑफिसर आता है, अर्नस्ट रोहम अपनी छाती दिखाता है, वहीं पे अर्नस्ट रोहम को मार दिया जाता है। ये भी खत्म, ऐसे का खेल खत्म। अब सिर्फ एसएस रहा। अब एसएस बहुत ज्यादा पावरफुल था, एसएस सब कुछ टेक्निकली, एसएस फौज थी हिटलर की, और ये सब कंट्रोल करता था हाइनरिक हाइमलर, जो कि एसएस का, जो कि हिटलर का खास था। तो एक तरीके से हिटलर के पास सब था, आप समझ रहे हो। एल्बर्ट स्पीयर जो हिटलर का सिर्फ एकमात्र ऐसा दोस्त जो कि आर्किटेक्ट था अपने कॉलेज दिनों में, वही सिर्फ हिटलर का एक अच्छा दोस्त था, बाकी हिटलर वही बता ना कि ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ फ्रेंडशिप। इसी दौरान 1933 जुलाई में, कितने ही एक साल पहले, हिटलर जैसे ही पावर में आया, मार्च 1933 के बाद से हिटलर ने क्या बोला कि ये यहूदी जो इनका लिटरेचर है खत्म करो इसे। इसने यहूदियों की किताबों को लाया, बर्बाद। सिनेगॉग जो यहूदियों का मंदिर है, बर्बाद। सारे इंटेलेक्चुअल्स की बड़े बड़े रिसर्च पेपर, बर्बाद। आग लगा दी, आग लगा दी, आप समझिए, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, अन्नू मलिक हो गया। सारी किताबों को इसने जला डाला। ये एक समाज जब गिरता है ना, तो सबसे पहले अपने बुद्धिजीवियों को मारता है। ये हुआ, लेकिन हिटलर पूरी दुनिया सपोर्ट, पूरा जर्मनी सपोर्ट कर रहा था हिटलर को, क्योंकि उनको लगा था यही आदमी जो है यही सब कुछ कर सकता है। हिटलर ने बोला सब कुछ नेजीफाई करो, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यहां पे जो स्कूल है, स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा मैं डिसाइड करूंगा। स्कूल में यहूदियों को दिखाया जाता था कि ये औरतों का बलात्कार करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, इनको जो रिलीजियस सिंबल है उनको बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया जाता था। बताया जाता था कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हारे हैं, इस वजह से, इनकी वजह से यहूदी जो है वो जर्मन की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। रेशियल सेग्रीगेशन, भयानक तरीके से रेशियल हेट्रेड जो है बच्चे बच्चे में यहां पे भर दी गई थी। यह हिसाब किताब था। इसी दौरान दोस्तों हिटलर ने न्यूरेमबर्ग रैली की, सितंबर 1934 आते आते। न्यूरेमबर्ग में हिटलर का ऐसा स्वागत हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। न्यूरेमबर्ग में अच्छे खासे ज्यूज रहते थे, यहूदी रहते थे, और यहां पे अब समझिए कि हिटलर जो है वो सुप्रीम लीडर बन गया था सितंबर 19, क्योंकि उसके जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे हिटलर ने मरवा दिया, यहूदियों को वैसे ही मार रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को चुप करके बैठा दिया जो उनका सपोर्ट। तो हिटलर वॉज द हेड ऑफ स्टेट। वॉन हिंडनबर्ग रहे नहीं, मर गए, उनका देहांत हो गया। ये हिसाब किताब था। तो देयर वॉज नो स्टॉपिंग टू हिटलर। अब हिटलर को बस एक ही चीज करनी थी कि जर्मनी को, फेज 1 तो कंप्लीट हो गया, अब जर्मनी को आगे ले जाना था। वॉर लेबेंसरॉम, जी हां, ये चीज है। अब देखिए यहां पे इसी दौरान इनकी, हिटलर की मुलाकात होती है एवा ब्राउन से। एवा ब्राउन भी 20 साल छोटी सी हिटलर थे। हिटलर ने अपना हेडक्वार्टर बवेरिया में बनाया। बवेरिया में वो पहाड़ी में बहुत ही खूबसूरत, हिटलर ने बर्गॉफ, जो इसका हिटलर का घर था, तो वहां पे हिटलर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता था लोगों के साथ। हिटलर के पास सब आ गया था, एवरीथिंग। हिटलर ने न्यूरेमबर्ग में कितने लोगों को मरवा दिया, कितने यहूदियों को निकाल के उनके घर से निकाल के उनको मरवा दिया, ठीक है। और हिटलर का यही था कि बस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटली हिटलर लेजी पर्सन था, जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही आलसी था। हिटलर क्या करता था ना, हिटलर सिर्फ आइडियाज देता था। हिटलर ऐसे बुलाता था ब्यूरोक्रेट्स को, बैठो। हिटलर बस बताता था कि मुझे ये करना है, उसी हिसाब से ये पॉलिसी बनाते थे। जैसे हिटलर ने बोला कि मुझे यहूदियों को मरवाना है, मैं चाहता हूं कि एक भी यहूदी ना रहे, क्योंकि जर्मन के उसमें रोड़ा है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसी बनाते थे कि लॉज के हिसाब से कैसे करेंगे हम, कि ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। जैसे न्यूरेमबर्ग लॉ जब निकाले थे तो वो तो एक पीक था कि कोई भी यहूदी शादी नहीं कर सकता किसी भी जर्मन प्योर रेस से। अगर होगा, थर्ड ग्रैंडफादर, सेकंड ग्रैंडफादर रूल निकाल दिया तो उसको कोई यहां पे यहूदियों से कुछ खरीदेगा नहीं, दुकान नहीं लगा सकते, आपको एक पीला बैंड पहनना पड़ेगा। एक तरीके से टारगेट करने के लिए यहूदियों को उसने ये काम किया। यहूदियों के बेचारों की बैंड बज गई। बेचारे वो बहुत ही, वो देखिए यहूदी अपनी मेहनत का खाते हैं, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को निकाल के मार दिया जाता था, औरतों को ऐसे, जो समझे कि इतने अमीर अमीर यहूदी थे, भिखारी हो गए थे वो, समझ रहे, भीख मांगते थे वो कि भाई कुछ थोड़ा तो खाना दे दो। ये अभी मैं किताब पढ़ रहा था, मैन सर्चिंग फॉर अ मीनिंग।
विक्टर फ्रैंकल, दूसरी बार पढ़ रहा था मैं, बहुत शानदार किताब है, बहुत शानदार। उसमें एक आदमी की कहानी है, एक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर समझिए, जो ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मेरे साथ क्या होता था। आप जब पढ़ेंगे ना उस किताब को, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये चीज है। तो आइडियाज पॉलिसी, और यही बोलता था कि फाइनल पॉलिसी यही है कि सबको नेजीफाई कर दो, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर जो हम चाहेंगे वही बटेगा, और जो हम बोलेंगे वही बताया जाएगा। तो एक तरीके से इतिहास बदलने वाला था यहां पे, यह हिसाब किताब। हिटलर ने बोला था कि मैं तुमको ऐसा साम्राज्य दूंगा, जर्मनी को बोला, जो 1000 सालों तक चलेगा, थर्ड राइच। ठीक है, जर्मन साम्राज्य अगले 1000 सालों तक चलेगा, और हर जगह बर्लिन को हम एक इंपीरियल कैपिटल बनाएंगे, दुनिया की कैपिटल बर्लिन होगी। बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा है ना सर कि अगर हिटलर की वजह से हमको आजादी मिली, हिटलर का, देखिए हिटलर का सपोर्ट करना इज डेंजरस। वो भारत के लिए भी आता। आपको क्या लगता है, एक बार यूरोप अमेरिका को जीता, भारत के लिए भी आता, भारत को भी इन्वेट करता हूं, समझ रहे? ये होना ही था, क्योंकि हिटलर ने बोला था हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, थर्ड राइट बिकेन्स। लेकिन वही कह रहा, पाइप ड्रीम था। हिटलर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। उसको लगता था मैं जो भी करूंगा काम हो जाएगा। जर्मन में इतनी ताकत है, वो कोई भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था कि ऐसा नहीं है भैया, अगला भी तुमको हरा सकता है। ये हिसाब किताब, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी होगी, आपको नेजी पार्टी का मेंबर होना ही होना है। आप मेंबरशिप लीजिए, आप एक बार मेंबर हो गए, यानी कि पॉलिटिक्स को हिटलर ने जर्मन्स के खून में दौड़ा दिया कि तुम्हारे खून में नेजिज्म बहेगा, तुमको वही करना है जो हम चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब। रेशियल सेग्रीगेशन शुरू होता है। रेशियल सेग्रीगेशन क्या, कि यहूदियों को निकाला जाता था। देखिए यहूदियों को ऐसे तो मार नहीं सकता था, ठीक है, उसको सिस्टमैटिकली मारना था। पहले तो हिटलर ने सोचा कि बंदूक से मारते हैं, लेकिन बाद में जब इसका विरोध होने लगा तब हिटलर को लगा कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से मारेंगे। उसने कभी किसी को पता नहीं लगने दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बात सिर्फ जर्मनी में रही। जर्मन जो मीडिया था, एक बहुत बढ़िया एक शायरर, विलियम शायरर, ये जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बहुत शानदार काम किया था। इन्होंने हिटलर की एक एक चीज को रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी बहुत बढ़िया सी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहां पे क्या हो रहा है ना, कि हिटलर जो है ये कह रहे हैं कि यहूदियों को मारो, लेकिन मारो कैसे, ऐसे तो आप मार नहीं सकते दुनिया। लेकिन दुनिया को पता ही नहीं ऐसा कुछ जर्मनी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जोसेफ गोबेल्स प्रोपेगेंडा चला रहा है। जहां दुनिया मर रही है, अमेरिका फ्रांस मर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, वहां दिखाया क्या जा रहा है कि जर्मन के लोग बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, जर्मन के लोग हॉलीडे मना रहे हैं, क्रूज पे जा रहे हैं, है ना, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, लोगों को बहुत बढ़िया पैसा मिल रहा है, सबके सब एम्प्लॉयड हैं। ये दिखाया, ये प्रोपेगेंडा चलाया। अब इससे हुआ क्या कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, जर्मनी ने पैसा लगा दिया, यहां से पैसा भी आना शुरू हो गया। जर्मनी ने रीआर्मामेंट शुरू कर दिया। जर्मनी ने टेक्निक्स, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक जर्मनी का बहुत पहले से ही डेवलप था, यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया बढ़िया थी, तो जर्मनी ने ये सारी चीजें करना शुरू कर दी। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को, हर क्लॉज को तोड़ा, लेकिन कोई भी देश कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे, सब चुप रहे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, एवरीवन वाज क्वाइट। जर्मनी, वो जर्मनी जिसका सर झुकाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद, जिसको घुटने में ला दिया गया था, आज वो सबसे बड़ा, वो एक शैतान के रूप में, एक शैतानी ताकत के रूप में उभर रहा था। वो एक ऐसी ताकत बन रहा था जो अनबीटेबल है। अगर हिटलर ने सही स्ट्रैटेजी अपनाई होती तो शायद हिटलर जीत भी जाता, ठीक है। तो रेशियल सेग्रीगेशन, अब यहूदियों को पकड़ा जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, बाकायदा उनको मारा जाता था, क्योंकि हर जगह, हर टाउन में भाई यहूदी तो थे ही। ये चीज है। बहुत सारे 1935 में ढेरों लॉ निकाले, न्यूरेमबर्ग लॉ निकाला, ठीक है, सिटीजनशिप लॉ निकाला कि आखिरकार जर्मनी का सिटीजन कौन रहेगा, यहूदी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, और अगर तुम यहूदी को सपोर्ट करते हो तो तुम भी हमारे सिटीजन नहीं हो, तुम्हारा यहां पे कोई लेना देना नहीं, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। हिटलर ये करता था, और हर कोई सपोर्ट करता था, मेजॉरिटी सपोर्ट करती थी पूरी इंसान। उस समय अगर हिटलर इलेक्शन लड़ता तो पूरी स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलती। क्यों? क्योंकि हिटलर जीत रहा था, हिटलर की वाहवाही हो रही थी। और जर्मन्स क्या सोच रहे थे? जर्मन्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो नफरत फैला दी, प्रोपेगेंडा फैला, उनको जो वही है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो जर्मन सोच रहे थे कि यही बंदा जो है ना, ये हमको बहुत खुशियां देने वाला है, और वैसे भी यहूदी हैं कौन, ये कौन है, ये तो बाहर के लोग हैं जो यहां पे बसे, उनको मारो। जर्मन्स के सामने यहूदियों को मारा जाता, कुछ जर्मन्स भी इसमें शामिल होते थे इस नफरत में, कोई कुछ नहीं बोलता था। यहूदियों की हालत बहुत खराब हो गई थी, समझ रहे? तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि
कॉन्स्क्रिप्शन शुरू होता है। हिटलर ने क्या किया कि लोगों को पार्टी के साथ साथ मिलिट्री में भी कॉन्स्क्रिप्ट करना शुरू किया। हिटलर को पता था कि अब वॉर का वक्त आ गया। हिटलर ने अपने वॉर प्लान्स अभी तक नहीं बताए थे। हिटलर, अब देखिए क्या होता है कि हिटलर ने धीमे धीमे टेरिटरीज ऑक्युपाई करना शुरू किया। 1936 से लेकर 39 तक 3 साल तक हिटलर ने ऐसे ही टेरिटरी ले ली। लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि हालात इतने खराब थे। जब हिटलर, जैसे ऑस्ट्रिया में जब हिटलर गया, हिटलर का बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ भाई। लोगों ने स्वागत किया कि अरे आप आइए आइए, आपका इंतजार था। यह हिसाब किताब है, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि 1936 में एक फैसला लिया जाता है, राइनलैंड का मिलिटराइजेशन। पागल हो गए जर्मन, पागल हो गए। आप ये समझो कि अगर हम ये कह दें कि पीओके का मिलिटराइजेशन शुरू करते हैं तो लोग पागल हो जाएंगे। पीओके हम जीत लिए। राइनलैंड फ्रांस के पास था, ठीक है। और वॉर में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो ये फ्रांस के पास चला गया था। और सबसे बड़ी बात, राइनलैंड में रिसोर्सेज थे, बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो कि जर्मनी को चाहिए थे। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए थे। बातों से तो पेट भरेगा नहीं जब तक आपके पास मिनरल्स नहीं होंगे, मेटल्स नहीं होंगे। इसीलिए हिटलर को कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जहां पे हिटलर ने कब्जा किया वहां पे अच्छी खासी माइंस भी होती थी जो हिटलर की आर्मी को बहुत कुछ देता था, ठीक है ना। तो यहां पे जब राइनलैंड आया, ठीक है, फ्रांस ने कैप्चर किया। फ्रांस ने कुछ नहीं बोला, फ्रांस ने कुछ नहीं बोला। राइनलैंड की अब मिलिटराइजेशन जो शुरू हुआ, ऐसे है ना कि पीओके और पाकिस्तान भाग गए, लोग पागल हो गए। राइनलैंड के बाद मतलब लोगों ने बोला भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो अनबिलीवेबल है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जो टेरिटरीज हिटलर ने ले ली थी वो आराम से जाके कुत्ते ऐसे वॉक करते हुए जाता है और अपने कब्जे में ले लेता है। अब दुनिया को लगा यार कि ये तो गड़बड़ है गुरु, मतलब ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। और जर्मनी की जो ग्रेटनेस है वो दुनिया ने देखी। कब देखी? जब जर्मनी ने 1936 ओलंपिक्स होस्ट किया। ये एक अगेन प्रोपेगेंडा था, पूरी दुनिया परेशान, लेकिन जर्मनी ने ओलंपिक्स होस्ट किया और पूरी दुनिया ने क्या देखा? शायर बता रहे थे, जो जर्नलिस्ट थे वो बताते थे कि हिटलर बर्बाद कर रहा है, हिटलर लोगों को मार रहा है, हिटलर कत्लेआम मचा रहा है, हिटलर यहूदियों को लटका रहा है, हिटलर जो है यहूदियों को गेटोज में बेच रहा है। लेकिन जब दुनिया ने देखा, बोला कि क्या बात कर रहे हो, हम जर्मनी खुद गए हैं, पूरी दुनिया जर्मनी गई है, हमने खुद देखा क्या हालात है, बढ़िया सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लोग अच्छे से जी रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। विलियम शायर को बहुत गालियां पड़ी। वही है ना, सच के लिए कौरवों के भीड़ में अकेला अर्जुनी काफी है। वो शायर थे, जर्नलिस्ट। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप समझ नहीं रहे। बोला अरे हम सब समझ रहे हैं। ओलंपिक्स, अब हिटलर ने बोला कि जर्मन जीतेंगे ही जीतेंगे। जर्मन जीते, लेकिन उस समय जेसी ओवेंस, नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। जेसी ओवेंस, अमेरिकन ओलंपिक्स एथलेटिक, ठीक है, एथलीट, इन्होंने कमाल किया। बहुत गोल्ड मेडल जीते जेसी ओवेंस ने। और हिटलर के मुंह पे एक थप्पड़ सा लगा कि अरे बाप रे, जिस जर्मन रेस को मैं इतना महान समझता था उसको तो जेसी ओवेंस ने हरा दिया। जेसी ओवेंस का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। हिटलर ने बोला कोई बात नहीं। 1936 ओलंपिक्स खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ये समझ गई थी कि भाई देखो, जर्मनी एक तो बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। राइनलैंड को इसने ले लिया। अब बात थी और कौन सी टेरिटरी, आगे और भी टेरिटरी बाकी है गुरु, ठीक है। यहां पे अब यूरोप डरने लगा। थोड़ा डर तो नहीं रहा था, लेकिन हां ये एक चिंता थी कि भाई देखिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है और जर्मनी ने सब कुछ अचीव कर लिया है। स्पेनिश सिविल वॉर भी पैरेलली चल रहा था, वहां पे हिटलर ने अपनी सेना भेजी थी, ठीक है। एक नेट प्रैक्टिस की तरह था, वॉर से पहले नेट प्रैक्टिस की तरह था, ठीक है। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप को ऐसे दिखाया गया था कि ये शुरुआत में जो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाले गए थे उनको कुछ ही महीनों में छोड़ दिया गया था। ये दिखाया गया था कि ये भाई हम स्कूलिंग कर रहे हैं लोगों की, है ना, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। जैसे भी चाइना कर रहा है ना वीगर मुस्लिम्स के साथ, कि बस एक लेसन्स दे रहे हैं, लेसन्स दे के छोड़ रहे हैं, एक्चुअल में सब कुछ बढ़िया ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वो तो 4 साल बाद हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ओके, अब क्या है कि यहां पे हिटलर अपने वॉर प्लान्स बताता है और हिटलर कहता है फाइनली ओलंपिक्स के बाद कि बी रेडी फॉर वॉर। जितने भी जनरल्स हैं, ठीक है, जो हरमन उस समय गोरिंग थे, चीफ था हरमन गोरिंग, वो ही वॉज टेकन अबैक कि व्हाट द हेल सर, वॉर, यस। तब यहां पे हिटलर बोलता है बेटा इसी के लिए तो हम यहां पे हैं, तुमको क्या लगता है, इसीलिए तो हम यहां पे बैठे हैं। हम यहां पे क्या पोशंपा, भाई पोशंपा खेलने तो आए नहीं है, हम यहां पे जीतने आए हैं और हम जीत के जाएंगे। सारे के सारे मिलिट्री जनरल्स पगला गए। वाह क्या बात है, कुछ ने बोला सर अभी जर्मनी वॉर के लिए तैयार नहीं है,
लेकिन हिटलर भाई ओवर कॉन्फिडेंट कि ना ना जीतेंगे, हम जीतेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम जीतेंगे, ये चीज है। अब हिटलर को पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। हिटलर ने अपने प्लान्स बताए, लोगों को अपने प्लान्स सर्कुलेट करना शुरू किया, लोग साथ में, लोगों ने बोला कोई जरूरत, हम अपना गहने बेच देंगे लेकिन हिटलर का साथ देंगे। हिटलर ने कहा भाई बर्लिन इंपीरियल कैपिटल होगी, 1000 साल तक हमारा साम्राज्य चलेगा, किसी की औकात नहीं है कि हमको चैलेंज कर दे, चैलेंज करके दिखाए, ये चीज है। हिटलर ने कहा कि हमको साथियों की जरूरत होगी, तो कौन बेटर देन मसोलिनी। हिटलर इटली जाता है, मसोलिनी भी जर्मनी आते हैं। हिटलर और मसोलिनी यानी कि वो इटली जो वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड फोर्सेस के साथ था, आज वो किसके साथ हो गया, हिटलर के साथ। मसोलिनी और हिटलर एकदम, मसोलिनी जो है ना हिटलर की नकल करता था एक तरीके से, लेकिन वो हिटलर से बड़ा नेता था, बड़ा इन द सेंस की सीनियर नेता था, तो हिटलर उसकी इज्जत करता था। लेकिन इटली और जर्मनी साथ में आ गए, साथ में आ गए, वाह क्या बात है। अब यूरोप की बैंड बजने लगी, भाई ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये चीज है। अब देखिए हिटलर मसोलिनी को साथ लेके अगला ऑस्ट्रिया, अगली टेरिटरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हमको हर हाल में चाहिए, अगर हमको ऑस्ट्रिया नहीं मिला तो कुछ मतलब नहीं है। तो हिटलर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे कर्ट वॉन शुशनिक जो कि उस समय ऑस्ट्रिया के लीडर थे उनको बुलाया कि आओ बैठो। वो बिल्कुल भी नहीं, उनको पता था ना हिटलर आएगा तो बर्बाद कर देगा हमको। यहां पे अपने बर्गॉफ में बुलाया, कर्ट वॉन शुशनिक आए। तो शुरुआत में हिटलर ने समझाया, लेकिन धीमे धीमे हिटलर एग्रेसिव हो गया कि तुमको साइन करना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया हमारा है। कर्ट वॉन शुशनिक ने बोला नहीं भाई नहीं, आपका नहीं है, माफ कीजिएगा। बोला नहीं, बहुत मतलब इतना अपने आप को थोप दिया कर्ट वॉन शुशनिक के। बोला कि अच्छा ठीक है हम सोचेंगे। शुशनिक प्रेशर में डर भी गया हिटलर के ऐसे इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी देख के, वापस गया, प्लेबिसाइड कराया। प्लेबिसाइड का कोई प्रॉपर रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन यहां पे एक चीज पक्की थी, कर्ट वॉन शुशनिक और लोगों ने हिटलर का साथ दिया। हिटलर ऑस्ट्रिया में एंटर कर जाता है विदाउट एनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, विदाउट एनी इन्वेजन। पहले राइनलैंड और अब हिटलर को ऑस्ट्रिया मिल गया बिना कोई लड़ाई के साथ, एक और टेरिटरी कंकर्ड। जब हिटलर ऑस्ट्रिया में आया, लोगों ने पागलों की तरह हिटलर का स्वागत किया, लोगों ने फूल बरसा दिए, लोगों की भीड़ लग गई कि हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया को अलग ही लेवल पे पहुंचा देगा। जर्मनी को एज अ हीरो की तरह ट्रीट किया, समझ। और हिटलर ने भी बहुत बढ़िया जो है बहुत बढ़िया भी एकदम स्पीच भी थी हिटलर ने किया, कोई बात नहीं तुम तो हमारे ही पार्ट थे। और 25 साल बाद हिटलर उसी ऑस्ट्रिया में आ रहा था जिस ऑस्ट्रिया ने हिटलर को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। देखिए वक्त का पहिया कैसे पलटता है। उसी ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी में गया जिस ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ने हिटलर को एज अ आर्टिस्ट नहीं लिया था, उसी ऑस्ट्रिया में आया, उसी वियना में आया जहां की गलियों ने हिटलर को नकार दिया था, जहां की गलियों में हिटलर सोता था, भीख मांगता था, उसी जगह पे हिटलर जो है वो वापस आया 25 साल बाद। आप समझ रहे हैं, ये चीज है। वियना में ज्यूज बहुत सारे रहते थे, यहूदियों की हालत खराब हो गई। हिटलर जैसे ही ऑस्ट्रिया में आया, यहूदियों को निकाल निकाल के मारा, बहुत ह्यूमिलिएशन किया। नेजीज का एक ऐसा रूप देखने को मिला जब ऑस्ट्रिया को हिटलर ने कंकर किया, जिससे हर कोई सहम गया। 30,000 लोगों को रातों रात मार दिया हिटलर ने, रात में, नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास, नवंबर 1938 में हिटलर की एसएस निकलती है, लोगों को निकालती है और उनके सर में गोली मारती है। सिर्फ उनकी आईडी देखती है, तुम कौन हो, मार देते हैं। बच्चों को मारा जाता है परिवार के सामने। एक तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि एक घर में घुसे एसएस, पति पत्नी सो रहे थे, उनका 2 साल का बच्चा था और उनके माँ बाप भी थे। पति को मारा, पति को निकालते ही जान से मार दिया। पत्नी लेट गई, ठीक है, पत्नी ने बोला कि मत करो, गिड़गिड़ाई पत्नी, उसके सामने उसके बच्चे को मार दिया और पत्नी को भी मार दिया। समझ रहे, ये हालात थे। तो नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास जिसको बोलते हैं, जब यहां पे कत्ले आम मचा दिया, एनाइलेशन ऑफ ज्यूज, 30 जनवरी 1939। यहां पे ये बोले, ये क्योंकि अब करते करते ऑस्ट्रिया इनके पास आ गया, अब यहां पे ये बोला कि बस बहुत हुआ, ज्यूज को खत्म करो, पूरी तरीके से यहूदियों को मिटाओ, ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि लेवेंसरॉम, अब हिटलर ने ये बोला कि देखिए 1939 आ गया है,
हमने राइनलैंड, ऑस्ट्रिया ये जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब देश देख रहे थे, सबकी लेकिन बैंड बजी हुई थी, सबकी हवा टाइट थी। हिटलर बोलता है लेबेंसराउम, लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। कहता है कि देखो, जहां तक तुम नजर घुमा सकते हो, जो एरिया वो सब जर्मनी का है। हमको जर्मनी के लिए लिविंग स्पेस चाहिए, रहने की जगह चाहिए। तो रहने की जगह लेने के लिए हम सब जीत लेंगे। यूरोप के हाथ पांव फूल गए, बोला कि भैया ऐसा होगा तब तो हो चुका हमारा। यहां पे चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, SUDETLAND, स्विट्जरलैंड, जर्मनी ने कहा ये हमको चाहिए। ये चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था। नेवल चैम्बरलेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस और बाकी और देश हिटलर से मिलते हैं। एक एग्रीमेंट साइन होता है और यहां पे हिटलर के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं कि आप वॉर मत करना। हिटलर बोलता नहीं करूंगा, मुझे बस ये वाला एरिया दे दो। दे दिया। यहां पे लीडर्स बोलते ले लो। चेकोस्लोवाकिया को कंसल्ट ही नहीं किया। चेकोस्लोवाकिया का एक पूरा शहर, एक पूरा एरिया दे रहे थे, उसको कंसल्ट ही नहीं किया। हिटलर ने बोला ओके। स्विट्जरलैंड हिटलर के पास आ गया। ये एक थप्पड़ था और ये कायरता की, विंस्टन चर्चिल ने बहुत ज्यादा इसको उठाया भी, इसी वजह से वो आए भी पॉलिटिक्स में, बाद में इलेक्शन जीते वो, कि ये कायरता की हद थी। डर के मारे जो यूरोप था उसने बोला ले लो स्विट्जरलैंड, और उसको चेकोस्लोवाकिया उस मीटिंग में भी नहीं था। हिटलर का कॉन्फिडेंस, ये जर्मनी पगला गए। अगर उस समय इलेक्शन होते, एक भी सीट किसी को नहीं मिलती, क्योंकि हिटलर टेरिटरी पे टेरिटरी जीत रहा है। हिटलर ने जर्मनी को जो बोला वो सब सच कर दिया। और अभी तो इनकी मिलिट्री आई ही नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप समझ रहे हैं ये हिसाब किताब। 1939 में और आगे बढ़ गया, चेकोस्लोवाकिया का प्राग ले लिया। ये एक इतना इंपॉर्टेंट शहर, वो यहां पे हिटलर के पास आ गया। बहुत बड़ी बात। अब दोस्तों वॉर शुरू होता है। कैसे? ये वाले तो वो एरिया थे जो हिटलर के पास आ गए। हिटलर ने बोला कि मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, बस मैं यहां से पीछे लौट जाऊंगा। गलत थे। सितंबर 1939 हिटलर ने कहा हम इन्वेड करने जा रहे हैं पोलैंड को। नेवल चैम्बरलेन, या जो एग्रीमेंट था, ये ऐसे खिसक के गई। बोला कि यार ये क्या है, हिटलर के ऊपर तुम भरोसा करोगे? हिटलर ने सारे भरोसे, वो अपने किसी का नहीं हुआ भाई, वो अपनी प्रेमिका तक, अपनी माशूका तक का नहीं हुआ, वो तुम्हारा होगा। हिटलर ने कहा कि भाड़ में जा बे, पोलैंड हमारा है। लेकिन पोलैंड ने बोला हम लड़ेंगे। उस समय आधे से ज्यादा ज्यूज पोलैंड में रहते थे, और पोलैंड, मैंने बताया, रिसोर्स वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? सोवियत यूनियन, स्टालिन, सोवियत पोलैंड पे कंट्रोल करता था काफी हद तक। हिटलर को पता था कि देखिए उस समय वेस्टर्न यूरोप में जो, भाई आपका फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब आ गए। ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत स्टेट्स थे ना, वो आ गए। ईस्टर्न यूरोप एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहां पे बुलाते हैं हिटलर सोवियत के स्टालिन को, और मालाटोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, और रिबेनट्रॉप जो कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये जाते हैं। रिबेनट्रॉप जो है वो मॉस्को जाते हैं, मिलते हैं, और एक मोलोटोव रिबेनट्रॉप एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें क्या है? हिटलर स्टालिन को यह बताता है, दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर थे, हिटलर स्टालिन को यह बताता है कि भाई हमारा साथ दो, हम पोलैंड को इन्वेड करेंगे, लातविया, लुथेनिया और आधा पोलैंड तुम्हारा, तुम हमारी मदद करना इन्वेजन में। समझ रहे हो? हम जब पोलैंड को इन्वेड करेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम उधर से इन्वेड कर दो, हम इधर से इन्वेड करेंगे, आधा पोलैंड तुम्हारा, आधा हमारा, और बाकी और भी राज्य तुम्हारे। स्टालिन खुश, कोई बात नहीं। स्टालिन सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। एक और देश अगर सोवियत सपोर्ट नहीं करता तो हिटलर हार जाता, लेकिन सोवियत ने बोला इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। न्यूरेमबर्ग ट्रायल में रिबेनट्रॉप को, न्यूरेमबर्ग ट्रायल मतलब हुआ क्या, 1946 में जब वॉर खत्म हो गया तो जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया। तो यहां रिबेनट्रॉप महाराज से बोला
कि भैया आपने जो ये काम किया बताइए। अब रिबेनट्रॉप ने पता है क्या जवाब दिया, क्योंकि बाद में सोवियत तो एलाइड फोर्सेस के साथ आ गया। रिबेनट्रॉप ने बोला भैया मैंने जो किया वो किया, मोलोटोव ने क्या किया? सोवियत को आप क्यों कटघरे में नहीं, उनको भी सजा दो। ये एग्रीमेंट तो उन्होंने भी किया ना, पोलैंड में यहूदियों की हत्या हमने की, वो भी इसमें शामिल है, क्यों उन्होंने एग्रीमेंट किया? बात तो सही है भाई, लेकिन यही है जो है। तो हम ये देखते हैं कि जो मोलोटोव रिबेनट्रॉप एग्रीमेंट साइन होता है, अब पूरा यूरोप परेशान, हैरान। ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था जो सोवियत और जर्मनी ने एक दूसरे के साथ साइन किया। पूरी दुनिया को पता चला, वॉर वॉज इनएविटेबल। सितंबर 1939 में इन्वेड कर दिया पोलैंड को। इधर हिटलर ने इन्वेड किया, उधर से सोवियत आर्मी ने इन्वेड कर दिया। और जब पोलैंड ने लड़ाई की, लेकिन पोलैंड हार गया। यह नहीं पता था कि इसमें कुछ सीक्रेट ट्रीटीज भी हैं। सीक्रेट ट्रीटीज में यह लिखा था कि बहुत सारा एरिया आपका हो जाएगा। यह बाद में यूरोप को पता चला, लेकिन यही हुआ। आप समझ रहे हो? 17 सितंबर जब सोवियत ने भी फिर पोलैंड को इन्वेड करना शुरू कर दिया और बांट लिया, फिर आधा पोलैंड सोवियत के पास चला गया, आधा जो है वो हिटलर के पास आ गया। और उसके बाद पोलैंड ने, हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाने शुरू कर दिए। आधे से ज्यादा ज्यूज थे, इनको सर पे गोली मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस पे न्यूज पे बहुत ज्यादा हुआ तो फिर बोला कि भाई ये नहीं कर सकते आप देखिए 60,000 यहूदियों को उस समय जान से मार दिया गया था। और बहुत खाली यहूदी नहीं थे, बहुत लोग थे जो भी जर्मन के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे, मार दिया गया। ये एक ऐसी रात थी पोलैंड को, जब ये मतलब आप ये समझिए कि कत्लेआम था, जेनोसाइड था, लोगों को बस मार रहा था। जर्मनी ही है जो है, वरना कोई नहीं बचेगा। बहाना चाहिए था, लोग भीख मांग रहे थे, क्यों मार रहे हो? जो बूढ़े थे, जो अपाहिज थे, उनको तो वैसे ही मार दे रहा था, क्योंकि वो वैसे भी कोई काम के नहीं थे। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है। अब यहां पे घेटोज बनाए जाते हैं, एक ऐसी जगह सबसे लोएस्ट, स्लम से भी 10 गुना ज्यादा खराब। अमीर अमीर यहूदियों को निकाला गया, यहां पे डाल दिया गया। बोला कि तुम यहां पे पीली पट्टी पहनोगे, क्योंकि इनको मारना था ना। टोटल एनाइलेशन, यहूदियों को, उनकी नस्लों को मिटाना चाहता था हिटलर। तो सिस्टमैटिक तरीके से इसने मारना शुरू किया, घेटोज में डाल दिया। वो लोकेलिटी जो बहुत ही बेकार, जो बहुत ही खराब है। कितने लोग, कंडीशन इतनी खराब थी कि एक बेड था, उसमें एक बेड, दो की सोने की जगह 10-10 लोग लेटे हुए हैं। लोग इतने बुरी तरीके से वहां पे रहते थे, छोटे छोटे कमरे, 20-20 लोग लेटे हुए हैं। एक लड़का बताता है कि जब हम यहां पे रहते थे तो हमारे पिताजी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी के अपनी आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा। मैं दवाई नहीं ला पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनको ब्रेड नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भीख मांग रहा था कि कोई तो मुझे कुछ दे दो, लेकिन नहीं हुआ। कितने लोग मर गए? 60,000 लोग मार दिए गए घेटोज में। कितने जो यहूदी से उनको डाल दिया गया, और हिटलर और ज्यादा ताकतवर होता गया। अब यहां पे ब्रिटेन और फ्रांस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं कि भैया बहुत हुआ, वॉर डिक्लेयर करो। फेज 1 यहां पे खत्म हो गया वॉर का, हिटलर का यहां पे फेज 1 खत्म हो गया। अब देखिए, फिर हम ये देखते हैं कि बेल्जियम, नेदरलैंड, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, हिटलर ने कैप्चर कर लिया। हिटलर टुक ऑल दी कंट्रीज फ्रॉम देम। नेदरलैंड। अब देखिए फ्रांस देखिए, इनकी एक तो जो स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्जक्रीग, जो इनकी लुफ्तवाफ थी, जर्मनी की एयरफोर्स बहुत खतरनाक, जर्मनी की नेवी, यू बोट है ना, भयानक टॉर्पीडो आते थे, खेल खत्म करके चले जाते थे। जर्मनी को पता था कि देखिए हम ब्रिटेन को कॉन्कर करना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रिटेन एक आइल है, सब जगह समुद्र है। बाकी यूरोप को तो हम कॉन्कर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, डंकिर्क में, यहीं पे डंकिर्क जो मूवी बनी थी, यहां पे ब्रिटेन और फ्रांस की सेना फंस जाती है, और उसके बाद ऐसा जर्मनी अटैक लॉन्च करते हैं, जान बचा के भागते हैं ये लोग, ठीक है। डंकिर्क की घटना से ये साफ हो गया कि यहां पे हिटलर रुकेगा नहीं, और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों हिटलर से लड़ नहीं सकते, दे आर इनकेपेबल। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। फ्रांस सरेंडर कर देता है, फ्रांस आर्म्स ट्रीज साइन कर लेता है हिटलर के साथ। जर्मनी के लोग पागल, सोवियत तो ऑलरेडी है, जर्मनी के लोग पागल हो जाते हैं जब फ्रांस सरेंडर करता। 22 जून 1940 रेल रोड, ये वही सेम रेल रोड कार थी जहां पे काइजर विल्हेम को बैठाया गया था, उनसे ट्रीटी साइन करवाई गई थी जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हो रही थी, सेम रेल रोड थी ये। वहां पे हिटलर आता है, हिटलर उस रेल रोड में आता है, हिटलर बैठता है, फ्रांस साइन करता है, पूरी दुनिया देखती है,
कि फ्रांस कैसे बेइज्जत हुआ, पूरा यूरोप हार गया एक्सेप्ट ब्रिटेन। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन जो है वो अकेला बचा था, बाकी पूरा यूरोप हार गया। फ्रांस खत्म तो खेल खत्म। और हिटलर का कॉन्फिडेंस साथ में। आज आप बोलेंगे अमेरिका कहां है? अमेरिका इधर भी हथियार दे रहा है, उधर भी हथियार दे रहा है। अमेरिका वॉर में नहीं आया अभी। जब अमेरिका आएगा तो खेल बदल जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये हुआ। अब यहां पे जुलाई 1940 आते आते लोग पागल हो गए। हिटलर जब यहां पे आया फ्रांस में, जून, वही मैंने 22 जून 1940 को जब इसने फ्रांस सरेंडर करता, तो हिटलर सबसे पहले एफिल टावर जाता है, देखता है, निहारता है कि सब मेरा है। अब वापस जर्मनी जुलाई में जब जाता है तो लोग ऐसा स्वागत करते हैं, मतलब ऐसा लगता है भगवान आ गए हैं, भगवान ने सारी धरती को हमारे लिए ला दिया है, यही भगवान है वो। पागल हो जाते हैं जर्मनी के लोग। हिटलर कहता है अब एक क्विक वॉर है, 2-3 महीने का बस खेल है, हम खत्म कर देंगे। लेकिन उसने ब्रिटेन को, वही बताने ओवर कॉन्फिडेंस, उसने ब्रिटेन को कम आंक लिया था, समझ रहे? अब क्या हुआ कि हिटलर कहता है कि देखो सबसे बेस्ट है, हमारे पास लेबर है, जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर उनको लेके आओ, यहूदियों को लेके आओ। 1.5 करोड़ के करीब, 1.2 मिलियन के करीब लेबर्स इस समय ब्रिटिश के पास, जर्मनी के पास था। तो जर्मनी को हर कोई काम कर रहा था, फ्री में काम कर रहा था जर्मनी, क्योंकि भाई उनकी जिंदगी का सवाल था, अगर वो काम नहीं करते उनको मार दिया जाता। तो खूब हथगोले और सारी चीजें जो हैं वो जर्मनी इनसे बनवा रहा था, इसलिए जर्मनी को और ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। अब देखिए बहुत सारे घेटोज में गए, उसमें मर गए। सोवियत जो है, यहां पे हिटलर का ये प्लान था कि सोवियत को आज नहीं तो कल हम इन्वेड करेंगे। अभी तो हमने उसके साथ, क्योंकि हिटलर ने सोवियत को धोखा देना उसकी प्रवृत्ति में था। रिबेनट्रॉप जो है वो मेलाटॉफ से मिलने जाते हैं, और मेलाटॉफ रिबेनट्रॉप से बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है, आप कैसे काम करोगे, अगर आप ये इन्वेड करोगे तो कितना एरिया आपके पास रहेगा, उतना। ये रिबेनट्रॉप को पसंद नहीं आता। वो हिटलर को बताता है कि ऐसा लग रहा है कि सोवियत हमसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, चीजें सही नहीं जा रही हैं हमारे हिसाब से। हिटलर कहता है कोई बात नहीं, सोवियत को इन्वेड कर दो। हिटलर कहता है सोवियत को इन्वेड कर दो। वुल्फ लायर, पोलैंड में हिटलर ने अपना अड्डा बनाया, वहां पे रहता था वो, एक छोटा सा बंकर था, कंडीशन बहुत खराब। हिटलर ने बोला कि भाई देखो सोवियत अगर हमारे साथ नहीं है तो सोवियत को इन्वेड कर दो। लेकिन इसी दौरान दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटेन का तो मैं बताना ही भूल गया, ब्रिटेन पे बॉम्ब बरसाए लुफ्तवाफ ने। लेकिन ब्रिटेन के समझिए कि जो वहां की रॉयल एयरफोर्स थी उसने कमाल कर दिया। ब्रिटेन ने बहुत कड़ी टक्कर दी यहां पे, क्योंकि ब्रिटेन को कैप्चर करना आसान नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के जो एयरफोर्स थी उसने जाके बर्लिन में बॉम्बिंग कर दी। आप ये मान के चलिए बैटल ऑफ लंदन लड़ी गई, लंदन में बहुत लुफ्तवाफ जो है उसने पूरे लंदन को तबाह कर दिया। यहां पे रॉयल एयरफोर्स भी जाके ब्रिटेन को, जर्मनी को तबाह कर दिया। तो यहां जो ब्रिटेन है ना, हिटलर ने बोला कि भाई ब्रिटेन, मतलब एक तरीके से जो हिटलर सोच रहा था कि ब्रिटेन को हम हरा देंगे, वो हो नहीं पाया। हिटलर ने फिर सोवियत पे वापस अपना ध्यान लगाया कि सोवियत पे पहले जाओ, ब्रिटेन को बाद में देखेंगे, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब हुआ। इसी दौरान दोस्तों जून 1941 में हम ये देखते हैं कि, मतलब दिसंबर 1940 में हिटलर ये प्लान बताता है कि सोवियत को इन्वेड कर देते हैं, क्योंकि सोवियत अभी हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे चलेगा नहीं। और हिटलर ने सोवियत को धोखा दिया, ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन बारबोसा जो है वो जर्मनी ने लॉन्च कर दिया, बोला कि अब सोवियत, पूरा सोवियत हमारा है, समझ रहे हो ये चीज। और सिंपल सा प्लान था, पहले बाल्टिक सी के 3 टुकड़ी बनाएंगे आर्मी की। एक बाल्टिक सी से होते हुए पूरा यहां पे अंदर जाएगी, लेनिनग्राड, फिर स्टालिनग्राड, फिर मॉस्को को कब्जा करेगी। दूसरी टुकड़ी यूक्रेन को कब्जा करेगी, तीसरी बाल्टिक को कब्जा करेगी। तो ऐसे करके पूरा सोवियत हमारा हो जाएगा, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह हिसाब किताब था, ठीक है। इन्वेड कर दिया जून 1941 में, ऑपरेशन बारबोसा के तहत इन्वेड करती है सोवियत को। अब आप सोवियत को क्या समझ रहे थे भाई? उनके पास हजारों टैंक्स हैं, उनके पास आपके बराबर आर्मी है, उनकी रेड आर्मी, और वो रेड आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है ना। उनके पास सब कुछ है। आपने सोवियत को बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात सोवियत की ज्योग्राफी, जो अभी बहुत इनकी नाक पे दम करने वाली थी, ठीक है ना। जब हिटलर ने सोवियत को इन्वेड किया तो बहुत बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं कि बर्बरता बरसाई, बहुत, मतलब कितने लोगों को मारा। और कम्युनिज्म को देखिए, जब हिटलर और सोवियत साथ में आए थे तो बहुत सवाल उठाए गए थे कि हिटलर तो कहता है कम्युनिज्म बेकार है, कम्युनिस्टों को गाली देता है, तो आप क्यों कम्युनिस्ट के गोद में जाके बैठ गए हो? क्योंकि तुम्हारे को पॉलिटिक्स चमकानी है। तो हिटलर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये वाला जो उसने काम किया ना, इसने ये बता दिया कि कम्युनिस्टों की कोई जगह नहीं है मेरे दिल में,
तो लोग भी खुश हो गए कि चलो हिटलर अपनी बात पे रहा, शायद उसको काम मनवाना होगा, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। यह हिसाब किताब रहा। अब यहां पे जर्मनी के पास 30 लाख के करीब सैनिक थे जो सोवियत में घुस गए। 1/3 सेना जो है वेस्टर्न यूरोप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बताया ना, ब्रिटेन खाली बचा हुआ था, ब्रिटेन को चलो आज नहीं तो कल देख लेंगे। ईस्टर्न यूरोप यहां पे जर्मनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हिटलर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आखिरकार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इसी दौरान 7 दिसंबर को जापान जो है, 7 दिसंबर 1941 जापान जो है वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला कर देता है। अब अमेरिका एंटर हो जाता है। 10 दिसंबर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट कहते हैं वॉर, वी आर एट वॉर। और यहां पे हम देखते हैं कि अमेरिका वॉर में आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की एंट्री हो जाती है 10 दिसंबर 1941। अब वॉर बदल जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब हम अपने लास्ट पे आ गए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप का काम कंप्लीट हो गया, सारे यहूदियों को यहां पे डाल दिया, दिन रात काम करवाते थे, 24 घंटे काम करवाते थे, कितने लोगों को मार देते थे। गैस चैम्बर होता था सबसे पहले रेल्स में, है ना, एक बहुत ऐसे जैसे जानवरों वाली जो गाड़ी नहीं होती है कि माल गाड़ी होती है, एक कंपार्टमेंट जिसमें 20 लोग आ सकते हैं या 40 लोग आ सकते हैं, 100 लोगों को घुसाया जाता था। सिर्फ एक बाल्टी होती थी, उसी में आप पॉटी करिए, सुसु करिए, उसी में पानी पीजिए। एक छोटी सी विंडो होती थी, ठीक है ना, उसी में आपको देखना है। उसके बाद 3, 4, 5 दिन की जर्नी के बाद उसी कंपार्टमेंट में आपको उतारा जाता था। कहां पे? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। जो लकी होते थे बच जाते थे, जो लकी नहीं होते थे उनको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। साइनाइड पिल्स की गैस बनाई जाती थी और उनको जान से मार दिया जाता था। समझ रहे? तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए और होलोकॉस्ट शुरू होता है, यहूदियों को मारने का सिस्टमैटिक प्लान। और यह अभी दुनिया को पता नहीं है। सोवियत पे आते हैं हम दोस्तों, सोवियत के साथ क्या हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे यहूदियों को तो वही था कि एक्सटर्मिनेट करना है। अब प्लान तो बहुत बढ़िया था जर्मनी का कि सबसे पहले हम बाल्टिक्स में जाएंगे, फिर लेनिनग्राड, देन मॉस्को, ठीक है, स्टालिनग्राड, यूक्रेन, सब हमारा हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान था नहीं, क्योंकि वहां उनका वेट कर रही थी रेड आर्मी। रेड आर्मी ने भगा भगा के मारा। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब घुसे, ठीक है, अपने खूब सारे टैंक्स के साथ, लोगों के साथ, तो आ गया विंटर और इतनी ज्यादा ठंड पड़ी, क्योंकि सोवियत बहुत बड़ा है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि इनकी टैंक जो है कीचड़ में ही खराब हो गए। बारिश भी खूब हुई, कीचड़ में खराब हो गए, टैंक इनके आगे नहीं बढ़ पाए। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई गई। जब क्या थे लोग, क्या होता है कि ना कि जब आर्मी होती है, जब इन्वेड करती है, तो वहां के लोगों के ऊपर निर्भर होती है। वहां की जैसे एक शहर को उसने कब्जा किया तो वही खाना वो खाएगी। यहां पे लोगों ने क्या किया, गांव के गांव जला दिए। जब पता चलता था जर्मन आ रहा है तो गांव के गांव जला दिए, कुछ भी नहीं छोड़ते थे इनके लिए। और ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, जर्मन्स मरने लगे। इधर से इनके टैंक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी भयानक सर्दी, मौसम बदल गया, ये मरने लगे, हालत खराब। अब यहां पे सोवियत इन्वेजन इनका फेल होने लगा, ठीक है। ऊपर से रेड आर्मी ने अटैक किया। स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड में जो लड़ाई हुई, चीजें बदल गई। रेड आर्मी ने इनको इतना मारा क्योंकि एडवांटेज उनके पास था, तुम हमारे घर में आए हो। इनकी 1/3 आर्मी खत्म, 3 लाख आगे बढ़े थे, जिसमें से 1.5 लाख मारे गए। समझ रहे? तो यहां पे जर्मनी बताता है, रशिया बताता है जर्मनी के जो लीडर्स हैं वो हिटलर को बताते हैं कि सर सरेंडर करना पड़ेगा, हमको यहां पे सरेंडर या फिर हमको पीछे हटना पड़ेगा। रिट्रीट वाज नॉट एन ऑप्शन। हिटलर कहता था देखो कुछ भी करो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहो, मर जाओ लेकिन आगे बढ़ते रहो। हिटलर को ये समझ ही नहीं सब आया कि पहली भाई अगर आपको वार करना है तो कभी कभी 2 कदम पीछे लेने होते हैं। हिटलर कहता नहीं, आगे ही बढ़ते रहो। ओवर कॉन्फिडेंस, हिटलर ने सबको डिसमिस कर दिया और अपना सुप्रीम कमांडर हो गया कि बहुत हुआ। इसी दौरान जर्मन ने कीव को कंकर कर लिया। जो दूसरी टुकड़ी थी वो यूक्रेन में चली गई, वहां पे कंकर कर लिया। इसने स्पेशल किलिंग स्क्वाड बनाए थे। 13 सितंबर 1941 आते थे, कीव कॉन्कर्ड। स्पेशल किलिंग स्क्वाड क्या करते थे ना, ढूंढ ढूंढ के मारते थे लोगों को। ऐसे ही यहां पे मतलब बहुत ही बाबी यार का जो एक्सटर्मिनेशन है, कितने लोगों को मारा गया, 35,000 लोगों को नंगा किया और उनको गोली मार दी गई थी। 35,000 कब लाशें मिली थी यहां पे, ऐसा हिसाब किताब। अच्छा, अब एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। आपको क्या लगता है जर्मन्स पागल थे? नहीं। एक इनका पहलू ये है कि जर्मन्स जब ये करते थे ना, लोगों को गोली मारते थे, हर एक इंसान होता है, हर कोई हिटलर की तरह पागल तो है नहीं, ये शराब पी लेते थे। जर्मन्स यूज्ड टू ड्रिंक एक्सटेंसिवली। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये अपने होशो हवास में होते तो किसी को मार नहीं पाते।
जर्मन्स, जब बहुत सारे जर्मन्स रहते थे, जब वो किसी को मारते थे उनकी आत्मा मर जाती थी, इसीलिए वो इतना ज्यादा शराब पीते थे, इतना ज्यादा कि उनको फिर सही गलत का फर्क ही ना पता चले। ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत थी इनमें। भाई हैं तो इंसान, इतने लोगों को जान से मार रहे हैं, निहत्तों को जान से मार रहे हैं, बच्चों को जान से मार रहे हैं। बाबी यार में बच्चों की लाशें जब आप देखेंगे ना फोटोज, आपका दिल दहल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को जला दिया था। तो जर्मन से जो ये करते थे ना, बहुत शराब, भयानक नशे में रहते थे ये, ताकि हमको कुछ समझ ना आए जब ये हमारे साथ हो, हमको रियलाइजेशन ही ना हो कि सही क्या है गलत क्या है, समझ रहे। तो ड्रिंक्स को कॉम्पनसेशन की तरह यूज करते थे। लेकिन आपको बता दूं, मास मर्डर भरे ही था। अब यहां पे दोस्तों विंसन कॉन्फ्रेंस भी होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए, 6 एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए। बाकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप को, क्योंकि यहां पे फिर हिटलर ने बोला कि देखो यहूदियों को तो मारना ही मारना है, चाहे जो भी हो जाए, किसी को मारो ना मारो, इनको जरूर मारो, ठीक है ना। ये चीज है। जर्मन सोवियत में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जितना जितना वो आगे जाते जा रहे थे उतना हारते जा रहे थे। और फाइनली जर्मनी ने बोला भाई पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जर्मन स्टालिनग्राड में फंस गए। जब जर्मन स्टालिनग्राड में फंसे तो इतना मारा रेड आर्मी ने, भगा भगा के मारा रेड आर्मी ने, भगा भगा के रेड आर्मी ने मारा। और जब रेड आर्मी ने इतना मारा तो ये डर के मारे भागे, पीछे हट गए, ठीक है ना, कि हम नहीं लड़ सकते, हमसे ना हो पाएगा, ये हिसाब किताब रहा। भाग गई, जर्मन हार गए। सोवियत ने जर्मन को हरा दिया। अब हिटलर को जब ये पता चला, हिटलर का आग बबूला हो गया कि तुम रिट्रीट कैसे कर सकते हो, तुम झुक कैसे सकते हो, चाहे जो भी हो जाए। पॉलस उस समय जो जनरल था कि कैसे कर सकते हो, यू शुड नॉट सरेंडर। लेकिन आधे से ज्यादा लोग मर गए, आगे ही नहीं बढ़ने दे जा रहे। सोवियत जीत गया, सोवियत ने अपने इलाकों को ले लिया। ऊपर से एलाइज, अब अमेरिका आ गया था, बॉम्बिंग शुरू कर दी, पूरे जर्मनी को देखते देखते तबाह कर दिया। ड्रेसडेन एक समय पे क्या खूबसूरत शहर हुआ करता था, एलाइज ने इतने बम बरसाए, राख बन गया, राख। जर्मनी को, जो जर्मनी, अब जर्मनी वॉज रनिंग आउट ऑफ मेन, उनके सारे सोल्जर्स मर रहे थे, जो एसएस थे वो मर रहा था। पता है हिटलर ने क्या किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 13-14 साल के बच्चों को हिटलर ने अपनी आर्मी में बना लिया। हिटलर कहता है कि हमको जरूरत है आदमियों की। हिटलर वैसे भी बहुत डिप्रेशन में चला गया। हिटलर को लगता था कि हम हार ही नहीं सकते, लेकिन जब सोवियत ने हिटलर को हराया, ऊपर से एलाइज मार रहे थे, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भयानक पलटवार किया, तो हिटलर फिर संभल ही नहीं पाया। आप समझ रहे हो, हिटलर बहुत सारी दवाइयां लेता था, बहुत कुछ लेता था, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। लेकिन यही है, अगर पाप करोगे तो यही होता है। उसके सारे लोग मर रहे थे। अब हिटलर ने छोटे छोटे बच्चों को बोला कि तुम आर्मी में आओ, क्योंकि अब बच्चे और बूढ़े, क्योंकि भाई बाकी जवान तो आप गए सब मर रहे, तो बच्चे बूढ़े आर्मी में आ गए जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यह हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। इसी दौरान वार्सो रिवोल्ट भी हुआ। वार्सो में हिटलर ने बोला कि देखो यही यहूदियों को मारते हैं, खत्म कर दो, एक एक भी, पोलैंड की कैपिटल है ना वार्सो, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। यहां पे कुछ यहूदियों ने यह सोचा कि भाई मरना है तो लड़के मरेंगे। वार्सो रिवोल्ट बहुत फेमस है। कुछ यहूदियों ने किसी तरीके से बंदूकें स्मगल करा ली, बंदूकें आई, बंदूकें चलाई गई, जर्मन फोर्सेस को नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 1 लाख के करीब लोगों को मार दिया गया। और वार्सो रिवोल्ट के बाद ही फाइनल सोल्यूशन कि फाइनली हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे, यह हिसाब किताब हुआ। इसी दौरान 6 नवंबर, 1 साल तक बहुत बुरी हालत हुई, सोवियत से पूरा जर्मनी को भगा दिया, सेना इनकी एकदम निचले स्तर पे आ गई। 6 जून 1944 नॉर्मैंडी, पहली बार फ्रांस के कोस्ट पे यहां पे पैराट्रूपर्स आए। एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी पे जब रेड मारी, फ्रांस को अपने कब्जे में लिया और अगेन जर्मनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सेविंग प्राइवेट रायन मूवी देखिएगा, शुरुआत के जो सीन है ना वो नॉर्मैंडी के ही हैं, किस तरीके से वो सेना जो है वो आगे बढ़ती है। इसी दौरान दोस्तों हिटलर को मारने की कोशिश हुई। हिटलर के एक अंदर के ही जो जनरल थे, हिटलर एक अपने बंकर में कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वुडन बंकर था, तो हिटलर का ही, जर्मनी का एक आदमी जनरल, उसने कहा आज हिटलर को मार दूंगा जान से। ब्रीफकेस में बॉम्ब लेके गया, बॉम्ब रख दिया, बॉम्ब जैसे ही फटा हिटलर फिर बच गया। वो उतना एक्सप्लोजन हो ही नहीं पाया, ये हिसाब किताब। बट दोस्तों ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि हिटलर अब पूरी तरीके से टूट सा गया था। उसने जो सपना देखा था वो खत्म हो गया। लेट 1945 आते आते जर्मनी वॉज डिफीटेड, जर्मनी पूरी तरीके से खत्म हो गया, जर्मनी के पास कुछ नहीं बचा। उस समय हिटलर की बड़ी फेमस वही कि यंग, आप देखिएगा वो वीडियो भी अवेलेबल है कि ये छोटे बच्चों से मिल रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, उनके कंधे पे हाथ रख रहा है, सब बढ़िया, सब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी दौरान याल्टा में कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 1945,
विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, स्टालिन मिलते हैं, ठीक है ना, और ये बताते हैं कि किस तरीके से हिटलर को हम मात दे सकते हैं। तो वही हिसाब किताब है। फिर यहां पे अब हिटलर को पता है कि मेरा अंत जो है वो बहुत करीब है। अप्रैल आते आते हाइनरिक हाइमलर अपनी बीवी और अपने 6 बच्चों के साथ यहां पे आ जाता है, हिटलर के बंकर के साथ आ जाता है। हिटलर की एक जर्मन शेफर्ड डॉगी थी, बिच थी, मतलब सॉरी बिच नहीं, ठीक है, डॉगी थी, ठीक है, फीमेल डॉग थी, ब्लॉन्डी नाम था। ओके, तो ब्लॉन्डी जो है वो हिटलर की जर्मन शेफर्ड थी, बहुत प्यार करता था। कहते हैं कि हिटलर आदमियों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता था, राइट। तो ये हिसाब किताब था। अब यहां पे हाइनरिक हाइमलर भी आ गया, एवा ब्राउन आ जाती है हिटलर के पास। हिटलर उस समय बहुत परेशान था। हिटलर का बंकर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये बंकर था हिटलर जहां रहता था। एवा ब्राउन भी यहां पे आ गई और हिटलर के साथ उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रहती थी। हिटलर को पता था मेरा अंत करीब है। कभी भी उसने प्यार को पब्लिकली उसका इजहार नहीं किया था, ठीक है ना, हिटलर ने कभी भी अपने प्यार का पब्लिकली इजहार नहीं किया था। लेकिन दोस्तों यहां पे पहली बार हिटलर ही कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। उसने एवा ब्राउन से शादी की, जी हां, उसने एवा ब्राउन से शादी की। हिटलर का बर्थडे भी था, बर्थडे भी मनाया गया यहाँ पे, लेकिन आमतौर पे जब हिटलर का बर्थडे होता था तो नेशनल सेलिब्रेशन टाइप का होता था, लेकिन इस बार बस कुछ ही लोग थे, केक काटा, खेल खत्म, शादी हुई, अंगूठियां हुई। और उसके बाद हिटलर को पता था कि देखिए मैं एक सोल्जर की मौत मरूंगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा, अगर मैं हाथ आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे, मैं हाथ नहीं आने वाला। हिटलर ने क्या किया, एक पिस्तौल रखी थी, कहता कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। लेकिन बाकियों का क्या, साइनाइड मंगाया उसने, साइनाइड पिल्स मंगाई। साइनाइड पिल्स काम करती हैं। उसने अपनी वही फीमेल डॉग को दी, ब्लॉन्डी, उसने वो पिल दे दी, वो मर गई, सेकेंड्स में मर गई। अब ये एक बहुत डेंजरस चीज है। कहते हैं कि हिटलर जानवर से बहुत प्यार करता था, बट हिटलर किसी से प्यार नहीं करता था। इतने समय से उसके साथ उसकी जर्मन शेफर्ड साथ थी। आपको पता है कि कुत्तों से एक अलग तरीके का रिलेशन बन जाता है। 1 सेकेंड नहीं लगा हिटलर को, 1 सेकेंड उसको मारने में। फिर उसके बाद एवा ब्राउन थी। एवा ब्राउन जो है वो हिटलर के साथ थी। एवा ब्राउन को फिर यहां पे साइनाइड दिया, एवा ब्राउन मर गई। मतलब जैसे ही शादी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, एवा ब्राउन ने साइनाइड खा लिया। हाइनरिक हाइमलर ने साइनाइड खा लिया, मर गया। हाइनरिक हाइमलर की बीवी ने अपने 6 बच्चों को और अपने आप को भी साइनाइड दिया, मर गई, सब मर गए। हिटलर ने क्या किया अपने, क्योंकि अब यहां पे 27 और 28 अप्रैल की रात, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल हो गया था, सेना पास आती जा रही थी हिटलर के बंकर की। हिटलर ने गोली ली, पिस्तौल ली। उससे पहले उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, एक लंबा चौड़ा मैसेज ड्राफ्ट किया, और आखिरी अंत में भी, आखिरी समय में भी हिटलर को कोई पछतावा नहीं था। हिटलर की वही नफरती बातें, वही रेशियल बातें, वही रेशियल सेग्रीगेशन वाली बातें सबको पता चली। और हम ये देखते हैं कि फाइनली हिटलर ने अपने आप को भी गोली मार ली। हिटलर की हमको लाश मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हिटलर है, इसी दौरान दोस्तों एक और चीज हुई थी। हिटलर विद्रोह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। हाइनरिक हाइमलर ने हिटलर को यह बोला था शुरुआत के अप्रैल 1945 में कि मैं आपकी जगह फ्यूरर बन जाता हूं, आई वुड लव टू बी द फ्यूरर। अगर आप मुझे मौका दे तो चीजें ठीक हो सकती हैं, है ना। तो हिटलर बहुत आग बबूला हो गया कि ऐसा कैसे, अगर मैं हार गया तो तुम लोग ऐसा करोगे, ये ऐसा नहीं चलने वाला, निकल जाओ यहां से, ये चीज। बट फाइनली हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। अब हिटलर की लाश मिली। हिटलर की जब लाश मिली तो फिर क्या करें, जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे, बहुत सारे बचे, ठीक है, उनको निकाला गया। इनका सबसे अच्छा दोस्त एल्बर्ट स्पीयर को भी निकाला गया, ठीक है। सबके ऊपर वॉर ट्रायल चलाए गए। 1946 न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, 19 में से 12 को फांसी दे दी गई, 13 को फांसी दे दी गई। इसमें कुछ तो ऐसे थे जिसने जैसे हरमन गोरिंग, उसने भी साइनाइड खा लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। और देखिए, जब इसमें एक बहुत खतरनाक चीज ये है कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल जब हो रहे थे तो हर किसी पे बात हुई। मतलब यहां पे जब ट्रायल इन पे चलाया जा रहा था कि आपने क्यों किया ऐसा, आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप यहूदियों को डाल दिया, कैसे, आपने क्यों किया, व्हाई यू हैव डन दिस। बहुत कुछ लोग जब ये तस्वीर दिखाते थे लाशों की तो कुछ तो ऐसे सर झुका लेते थे, लेकिन कुछ जर्मन जो हैं वो बोर होने लगते थे, कह रहे हैं क्या दिखा रहे हो यार, ये मेरा रोज का काम था। ये हालत थी, ऐसा इनका इस लेवल पे इनका शैतानी दिमाग चला गया था। फिर उसके बाद वॉर ट्रायल्स कंप्लीट हुए, जर्मनी को बांट दिया गया। वेस्ट जर्मनी जो है वो फिर अमेरिका और यूरोप के पास चला गया। ईस्ट जर्मनी जो है वो सोवियत कंट्रोल करता था। और फिर ऐसे ही चला, 1960 में एक दीवार खड़ी होगी बड़ी सी, और फाइनली 1989 में जर्मन वॉल तोड़ी गई
और फिर जर्मनी एक हुआ। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे बदलाव हुए यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि करोड़ों लोग मारे गए थे। ये एक ऐसा वॉर था, इतिहास के समय का सबसे बड़ा वॉर। जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई भी अगर आप देखो तो हमेशा पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। सोवियत जो है, एक कोल्ड वॉर शुरू होता है सोवियत और अमेरिका के बीच में, एक अलग तरीके का वॉर। उस पर भी मैं डॉक्यूमेंट्री ले आऊंगा, मतलब उस पर भी मैं किताबों का रिव्यू कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है वैसे तो, ये लेकिन डॉक्यूमेंट्री टाइप तो नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो अलग ही हो गई। उसी मतलब डॉक्यूमेंट्री होती क्या है वैसे, जो डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके आपको बताना, तो शायद ये डॉक्यूमेंट्री होगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। तो 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चली। सोवियत फिर डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना, टूट गया, रशिया बचा। अभी अमेरिका है, अमेरिका पूरी दुनिया का दादा है, लेकिन अब चाइना के साथ कोल्ड वॉर चल रही है। लेकिन हिटलर का ऐसा इंपैक्ट रहा दोस्तों कि जर्मनी ने ना हिटलर से तौबा कर ली कि भाई हमको अपने में मत जोड़िए। आज हिटलर की कब्र पता है क्या है? एक पार्किंग लॉट है। आज हिटलर की कब्र एक पार्किंग लॉट है, ये चीज है। तो हिटलर से कभी सिंपैथाइज मत करिए, क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा है, इतनी जानें ली हैं कि क्या कहें। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लॉन्ग लेक्चर था भाई, इसको शेयर करो, बड़ी मेहनत लगती है। आप मुझे बताओ अगला लेक्चर मैं आपके सामने कौन सा लाऊं। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही लेक्चर मैं लाऊं, लंबे लेक्चर, ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान मिले। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।